हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू फिजिक्स स्कॉलर। माई सेल्फ अनूप कुशवाहा। ऑप्टिक्स यूनिट का आज का हमारा लेक्चर नंबर 17 है और टॉपिक है जोन प्लेट या फ्रेस्नल हाफ पीरियड जोन्स। तो ये जो फ्रेस्नल हाफ पीरियड जोन्स है, जोन प्लेट है, जोन प्लेट का कॉन्वेक्स लेंस से कंपैरिजन है, फोकल लेंथ के फार्मूले के ऊपर जो न्यूमेरिकल है, जितने भी मतलब क्वेश्चन इस वाले पार्ट से आते हैं फ्रेस्नल हाफ पीरियड जोन और जोन प्लेट से, वो पूरा कंप्लीट टॉपिक आज की इस क्लास में हम कवर करेंगे। इसके बाद डिफ्रैक्शन का एक सिंगल टॉपिक और आपका रह जाएगा, जो है डिफ्रैक्शन ड्यू टू स्ट्रेट एज। वो एक टॉपिक और कुछ और छोटे मोटे ऐसे पॉइंट्स हैं जिनसे एग्जाम के अंदर सवाल हो सकता है, वो हम अगली क्लास के अंदर करेंगे। तो थियरी के हिसाब से कल हमारा डिफ्रैक्शन कंप्लीट होगा, ठीक है। तो आज का पूरा जो हमारा क्लास है वो इसी टॉपिक पर है। कल कुछ और पॉइंट्स को कवर करके डिफ्रैक्शन फाइनल हो जाएगा, उसके बाद हम पोलराइजेशन में इंटर करेंगे, ठीक है। ये क्लास काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आज की। बहुत सारे सवाल इससे आते हैं और बहुत सिंपल सिंपल सवाल आते हैं। अगर आपने एक बार इसको ठीक से पढ़ लिया है तो मतलब इसके सवाल हो ही जाते हैं, ठीक है। चलिए, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आप सभी लोगों का। ऑडियो वीडियो क्लियर है तो क्लास को स्टार्ट किया जाए। शुरू करें। ठीक है। हाँ, एलटी ग्रेड में भी ये टॉपिक है। आप सब लोगों को एलटी ग्रेड का भी एग्जाम देना है, तो एलटी ग्रेड में तो प्रॉपर जोन प्लेट टॉपिक लिखा हुआ है आपके सिलेबस में, बल्कि जीआईसी वाले सिलेबस में लिखा नहीं है, बट क्वेश्चन जो है हर जगह इसके आते ही हैं, तो हम इसको यहाँ पर पढ़ ले रहे हैं। लेकिन एलटी ग्रेड का तो ये एकदम खास टॉपिक है जो वहां पर मेंशन किया गया है सिलेबस के अंदर, ठीक है। चलिए, तो हमारा पहला टॉपिक है फ्रेस्नल्स हाफ पीरियड जोन्स। फ्रेस्नल्स हाफ पीरियड जोन्स, देखिए इसमें ज्यादातर चीजों को हम डेरिवेशन के अप्रोच के साथ में लेके चलेंगे, क्योंकि बहुत मुश्किल है नहीं, इसलिए हम साथ में डेरिवेशन वाले एस्पेक्ट को भी डिस्कस करते चलेंगे। लेकिन जो बहुत मुश्किल कॉम्प्लेक्स है, टाइम टेकिंग है, उसको हम छोड़ देंगे, उसके फार्मूले की बात करेंगे। फ्रेस्नल्स हाफ पीरियड जोन्स, देखिए इसको फ्रेस्नल ने दिया इसलिए फ्रेस्नल हो गए। और हाफ पीरियड जोन क्यों बोल रहे हैं? फ्रेस्नल ने दिया लेकिन इसको हाफ पीरियड जोन क्यों बोल रहे हैं, ये अभी थोड़ी देर बाद समझ में आएगा कि इसका नाम हाफ पीरियड क्यों रखा गया है। तो किस लिए फ्रेस्नल ने ये हाफ पीरियड जोन का कॉन्सेप्ट दिया था? देखिए, हाइगेंस की प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग आपको पता है, जब भी कहीं से स्पेस में कोई वेव ट्रेवल कर रही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मान लीजिए ट्रेवल कर रही है, तो जब वो वेव आगे बढ़ती है तो उस वेव का हर एक पॉइंट क्या बन जाता है? हर एक पॉइंट एक सोर्स ऑफ लाइट बन जाता है। जब भी कोई वेव ट्रेवल करती है तो उस वेव वो आगे बढ़ती है किस फॉर्मेट में? वेव फ्रंट के फॉर्म में। हाइगेंस के प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जब भी कोई सोर्स ऑफ लाइट से वेव निकलती है तो मीडियम के जो ईथर मीडियम के पार्टिकल हैं वो ऑसिलेट करते हैं। एक ऐसा इमेजिनरी सरफेस जिसमें सभी पार्टिकल सेम फेज में ऑसिलेट करेंगे, वो इमेजिनरी सरफेस को क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे वेव फ्रंट। और फिर इस वेव फ्रंट का हर एक पॉइंट एक सोर्स ऑफ लाइट बन जाएगा और उससे क्या निकलेंगी? सेकेंडरी वेव्स निकलेंगी, जिसको हम सेकेंडरी वेवलेट बोल रहे हैं। सेकेंडरी वेवलेट्स निकलेंगी और ये सेकेंडरी वेवलेट्स का आपस में कुछ सुपरपोजिशन होगा। तो जहां पर भी ये सेकेंडरी वेवलेट सुपरपोजिशन करते हुए स्क्रीन पर जाएंगी, वहां पर कुछ आपको इंटेंसिटी देखने को मिलेगी। ये पूरा आपको पूरा स्ट्रक्चर या पूरा ओवरव्यू समझ के चलना पड़ेगा कि फ्रेस्नल हाफ पीरियड जोन क्या है, किस लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, इसका कॉन्सेप्ट है किस बारे में। तो जब भी किसी सोर्स ऑफ लाइट से लाइट निकलती है तो मीडियम के पार्टिकल ऑसिलेट करते हैं। एक ऐसा इमेजिनरी सरफेस जिसमें सभी पार्टिकल सेम फेज में ऑसिलेट करेंगे, उसको हम वेव फ्रंट बोल देंगे। वेव फ्रंट से एक नई तरह की वेव निकलेंगी, क्योंकि वेव फ्रंट का हर पॉइंट एक सोर्स ऑफ लाइट बन जाएगा। और जो नई तरह की वेव निकलेंगी उसको हम सेकेंडरी वेवलेट्स बोलेंगे। सेकेंडरी वेवलेट्स का आपस में सुपरपोजिशन होगा, जिसकी वजह से हमें स्क्रीन पर रिजल्टेंट इंटेंसिटी या एम्पलीट्यूड मिलेगा। फ्रेस्नल ने
यहां पर जो स्क्रीन पर इन सेकेंडरी वेवलेट्स के सुपरपोजिशन की वजह से रिजल्टेंट इंटेंसिटी या एम्पलीट्यूड मिल रहा है, यही चीज को पता करने के लिए इस वेवफ्रंट को कुछ पार्ट में डिवाइड कर दिया। ये जो वेवफ्रंट है ना, इस वेवफ्रंट का हर एक पॉइंट सोर्स बन गया, और जब इस पॉइंट से सोर्स बन गया और इससे लाइट निकली, सेकेंडरी वेव निकली, उनके सुपरपोजिशन से यहां कुछ इंटेंसिटी मिली। तो फ्रेस्नेल ने क्या किया, ये रिजल्टेंट इंटेंसिटी पता करने के लिए किस वजह से, किसी वेवफ्रंट की वजह से, किसी वेवफ्रंट की वजह से रिजल्टेंट इंटेंसिटी को कैलकुलेट करने के लिए फ्रेस्नेल ने इस वेवफ्रंट को कुछ जोन में डिवाइड कर दिया। उन्हीं जोन्स का नाम क्या है, फ्रेस्नेल्स जोन। और हाफ पीरियड क्यों बोला गया, वो समझने में थोड़ा अभी टाइम लगेगा। ठीक है, ये बात क्लियर। ये पूरा इसका कहानी है बैकग्राउंड में। अब हम यहां से शुरू करते हैं, जो मेन चीज हमारा है, इसको हम लिखेंगे हेडिंग में कि टू कैलकुलेट द resultant intensity to calculate the resultant intensity due to wavefront to calculate the resultant intensity due to wavefront, Fresnel divides it मतलब wavefront into a number of zones, known as Fresnel's half period zone, हाफ पीरियड जोन्स। ठीक है, फ्रेस्नेल ने क्या किया कि टू कैलकुलेट द रिजल्टेंट इंटेंसिटी, किसकी वजह से, ड्यू टू वेवफ्रंट। वेवफ्रंट किसी सोर्स ऑफ लाइट से आ रहा होगा, किसी वेवफ्रंट की वजह से रिजल्टेंट इंटेंसिटी को कैलकुलेट करने के लिए फ्रेस्नेल ने क्या किया, उसको बहुत सारे जोन में, छोटे छोटे टुकड़े में डिवाइड कर दिया। उन्हीं टुकड़ों को, उन्हीं जोन्स को हम क्या बोलते हैं, फ्रेस्नेल्स हाफ पीरियड जोन्स। अब इसको समझने के लिए हम यहां पर एक डायग्राम बना रहे हैं। नहीं, हम साइड व्यू इसका लेंगे, तो इसको हमें बनाना पड़ेगा साइड व्यू। ये सपोज कोई हमारे पास एक वेवफ्रंट है, और कैसा वेवफ्रंट है, ये है प्लेन वेवफ्रंट। सपोज हमारे पास ये कोई प्लेन वेवफ्रंट है, कुछ गड़बड़ बन रहा है ये, ठीक है। तो अगर ये हमने कोई प्लेन वेवफ्रंट ले लिया, और हमें इस प्लेन वेवफ्रंट की वजह से, इस प्लेन वेवफ्रंट का आपको पता है कि इसका हर एक पॉइंट क्या बन जाएगा, इस प्लेन वेवफ्रंट के अंदर जितने भी पॉइंट है वो सोर्स ऑफ लाइट बन जाएंगे, उनसे सेकेंडरी वेव निकलेंगी, सेकेंडरी वेवलेट्स निकलेंगी, जिनका आपस में सुपरपोजिशन होगा। और किसी जगह पर, मान लीजिए कोई एक लोकेशन हमने फिक्स कर लिया अपने से कि इस प्लेन वेवफ्रंट ऐसे रखा हुआ है, देखिए ऐसे रखा हुआ है, हम इसको साइड से देख रहे हैं इसलिए ऐसा टेढ़ा मेढ़ा हमने बनाया हुआ है। मतलब अगर आप इसको इधर से सामने से देखेंगे तो प्रॉपर रेक्टेंगुलर शेप में आपको दिखेगा। यहाँ पर हम साइड व्यू इसका ले रहे हैं, तो यहाँ पर इस प्लेन वेवफ्रंट के बिल्कुल सेंटर से हम सपोज यहाँ कोई पॉइंट ले रहे हैं, और इसी पॉइंट पी पर हमें पता करना है इस पूरे वेवफ्रंट की वजह से यहाँ पर इंटेंसिटी कितनी होगी। पूरे वेवफ्रंट की वजह से यहाँ पर इंटेंसिटी मतलब पूरे वेवफ्रंट के हर पॉइंट से निकलने वाली सेकेंडरी वेव्स की टोटल इंटेंसिटी हमें निकालनी पॉइंट पी पर। तो फ्रेस्नेल ने इसके लिए क्या किया कि फ्रेस्नेल ने इस पूरे वेवफ्रंट को डिवाइड कर दिया कुछ जोन में। और कैसे जोन में, सर्कुलर जोन में। फ्रेस्नेल ने इसको कुछ सर्कुलर जोन्स में डिवाइड कर दिया। तो ये इस वाले पॉइंट को, जो इस जहां पर ये पॉइंट पी है वहां से बिल्कुल परपेंडिकुलर डालने पर ये जो हमें इस वेवफ्रंट के ऊपर पॉइंट मिल रहा है, इसको पोल बोलते हैं, पोल। तो ये जो पोल है, उस पोल से हम अगर सर्कल बनाएं तो ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, इस तरह से ये तीसरा हो गया। देखिए सर्कल तो हम आपको सामने वाला दिखा रहे हैं, जबकि एक्चुअल में साइड व्यू है तो थोड़ा इसको अंडे के जैसा बनाना चाहिए, ओवल शेप में बनाना चाहिए।
बट इससे थोड़ा क्लियर रहेगा तो हम ऐसे ही बना रहे हैं। मतलब आप डायग्राम को ये ध्यान रखिएगा कि हमारा वेव फ्रंट का हम साइड व्यू ले रहे हैं और हम सर्कल जो है फ्रंट व्यू की तरह दिखा रहे हैं। तो ये जो पॉइंट है इसको पॉइंट ओ बोल दिया हमने, ठीक है ना। तो इस पूरे वेव फ्रंट को ऐसे बहुत सारे जोन में, सर्कुलर कंसेंट्रिक जोन में डिवाइड कर दिया। और यहां पर ये पॉइंट पी है, इसी पॉइंट पी पर हमें क्या पता करना है, इंटेंसिटी पता करना है ड्यू टू दिस प्लेन वेव फ्रंट। और आप देखिए जो पॉइंट पी है, उस पॉइंट पी का ओ से जो डिस्टेंस है उसको हम स्मॉल पी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इस पॉइंट पी का ओ से, ओ मतलब पोल से, इस वेव फ्रंट के पोल से पॉइंट स्मॉल पी डिस्टेंस है ओ से लेकर के पी तक का। और इस पहले वाले सर्कल के ऊपर अगर आप जाएं, पहले वाले सर्कल के जस्ट ऊपर यहां से जाएं और यहां से हमने एक लाइन खींच दी। ये देखिए ये पहली लाइन हमने खींच दी। इस लाइन की डिस्टेंस कितनी है, p प्लस लैम्डा बाई टू। इसके जस्ट ऊपर वाली लाइन से अगर खींचें तो p प्लस टू लैम्डा बाई टू। इसके जस्ट ऊपर वाली लाइन की बात करें p प्लस थ्री लैम्डा बाई टू। इसके जस्ट ऊपर वाली लाइन की बात करें, इसको बोलेंगे p प्लस फोर लैम्डा बाई टू। इसी तरीके से आगे बढ़ता जाएगा, nth में p प्लस एन लैम्डा बाई टू बन जाएगा। तो इसको हम मान लीजिए इसको ऐसे ऊपर बढ़ाते जा रहे हैं। ये जो हमें अलग अलग पॉइंट्स मिल रहे हैं, इसमें से ये पहला है, दूसरा है, तीसरा, इसको हम nth मान लेते हैं। ये मान लीजिए nth वाला है, nth। और ये अंदर जो है वो फर्स्ट वाला था, ये फर्स्ट था, ठीक है। डायग्राम थोड़ा सा छोटा होने की वजह से अंदर का जो सर्कल है उसको हम फर्स्ट वाला सर्कल बोल रहे हैं और एकदम बाहर वाले को nth सर्कल बोल रहे हैं। तो इसमें अगर हम डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करें, सबसे पहले ओ से पी तक का डिस्टेंस स्मॉल पी है। फिर इसके सबसे पहले सर्कल के सरकमफेरेंस के ऊपर वाले पॉइंट से जाएंगे तो ये डिस्टेंस कितना होगा, p प्लस लैम्डा बाई टू। उसके अगले वाले की बात करेंगे तो हो जाएगा p प्लस टू लैम्डा बाई टू। उसके जस्ट अगले वाले का डिस्टेंस मेजर करेंगे तो ये हो जाएगा p प्लस थ्री लैम्डा बाई टू। इसी तरीके से करते करते लास्ट वाला nth वाले सर्कल पे जाएंगे तो डिस्टेंस को क्या बोलेंगे, p प्लस एन लैम्डा बाई टू। ये बात यहां तक क्लियर है। हमने एक प्लेन वेव फ्रंट लिया जो कि ऐसे रखा हुआ है, उस प्लेन वेव फ्रंट के बिल्कुल सेंटर पर एक पॉइंट ओ लिया, उसके चारों तरफ गोल गोल हमने सर्कल बनाया, सभी सर्कल का सेंटर वही पॉइंट ओ रहेगा, यानी इनको बोलेंगे कंसेंट्रिक सर्कल। कितने सर्कल्स हैं एग्जैक्ट नंबर नहीं पता है तो हम 1 to n बोल देते हैं। और उस पॉइंट ओ से पी तक का डिस्टेंस स्मॉल पी लिया। तो पहले सर्कल का जो ऊपर का पॉइंट है, मतलब आपका वेव फ्रंट ऐसे रखा हुआ है, बिल्कुल ऊपर से आप पॉइंट लेंगे ऐसे ही, तो जो ऊपर से पॉइंट आप लेंगे और पी से मिलाएंगे वो कितना हो जाएगा, p प्लस लैम्डा बाई टू। इसी तरह से हर एक के ऊपर के पॉइंट को p से मिलाएंगे तो लैम्डा बाई टू ऐड होता जाएगा। मतलब दोनों में गैप निकालेंगे तो लैम्डा बाई टू आएगा, किसी भी दो लगातार का गैप निकालेंगे लैम्डा बाई टू आएगा। ये पूरा केस यहां पर बनाया गया। इस पूरे केस के अंदर अगर आप ध्यान से देखें, जो अंदर वाला सबसे पहला सबसे छोटा सर्कल है इस डायग्राम में, जो सबसे अंदर का सबसे छोटा सर्कल है, उस सबसे छोटे सर्कल के एरिया को बोलते हैं फ्रेस्नेल्स फर्स्ट हाफ पीरियड जोन्स। और उस पहले सर्कल के बाद जो दूसरा सर्कल और पहला सर्कल के बीच में जो एरिया आ रहा है उसको बोलेंगे सेकेंड हाफ पीरियड जोन्स। फिर पहले सर्कल के बाद में ये दूसरा सर्कल है और दूसरे के बाद में फिर ये तीसरा सर्कल है, तो दूसरे और तीसरे के बीच में जो एरिया आएगा उसको बोलेंगे थर्ड हाफ पीरियड जोन्स। ये क्या है, सबसे अंदर का पहला सर्कल, सबसे अंदर के इस पहले सर्कल का ये जो पूरा एरिया है इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे फर्स्ट हाफ पीरियड जोन, फर्स्ट हाफ पीरियड जोन। और पहले सर्कल और दूसरे सर्कल के बीच में जो इसको बोलते हैं अनुलर, एनुलर जो एरिया है, ये जो एनुलर एरिया है मतलब जो बीच का सिर्फ ये वाला एरिया, पूरे सेकंड वाले सर्कल का एरिया नहीं, पूरे सेकंड वाले सर्कल के एरिया में से फर्स्ट वाले सर्कल का एरिया छोड़ने के बाद, क्योंकि फर्स्ट वाले सर्कल के एरिया की बात तो हम कर चुके हैं, फर्स्ट वाले सर्कल का जो कंप्लीट एरिया है उसको क्या बोल रहे हैं, इस पूरे पार्ट को बोलेंगे फर्स्ट हाफ पीरियड जोन। ये वाले पूरे जोन को क्या बोलेंगे, फर्स्ट हाफ पीरियड जोन। और सेकंड सर्कल और फर्स्ट सर्कल के बीच का जो एनुलर हमारा ये एरिया है, इस वाले जोन को क्या बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड सेकंड हाफ पीरियड जोन्स। और इसी तरह से अब आप समझ सकते हैं, ये फर्स्ट है, इसके अंदर का एरिया फर्स्ट हाफ पीरियड जोन, फर्स्ट और सेकंड के बीच का ये वाला एरिया सेकंड हाफ पीरियड जोन, सेकंड सर्कल और थर्ड सर्कल के बीच का ये जो एरिया है इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे थर्ड हाफ पीरियड जोन्स। इसका नाम क्या होगा,
थर्ड हाफ पीरियड जोन्स। ठीक है, यहां तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए अभी तक जो आपने पढ़ा। फ्रेसनल हाफ पीरियड जोन की डिफिनीशन, डायग्राम और इसमें क्लासिफिकेशन, फर्स्ट सेकंड थर्ड किसको बोलते हैं वो। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट चीज हमें करना है कि हमें एरिया और रेडियस निकालना है। हमें हर एक, जैसे फर्स्ट हाफ पीरियड जोन है, सेकंड हाफ पीरियड जोन है, थर्ड हाफ पीरियड जोन है, हमें इन सब का एरिया निकालना है। ये वाला एरिया, फिर ये वाला एरिया, फिर ये शेडेड एरिया जो है वो, और हमें हर सर्कल का रेडियस भी निकालना है। ठीक है, हर सर्कल का रेडियस, पहले सर्कल का, दूसरे सर्कल का, तीसरे सर्कल का रेडियस भी निकालना है। और हमें यहाँ पर ये फर्स्ट सर्कल है तो आप पॉइंट ओ यहाँ पर है, पॉइंट ओ यहाँ पर है, पॉइंट ओ यहाँ पर है। ठीक है, इस डायग्राम में अगर हम दिखाएं तो ये पॉइंट को बोल सकते हैं M1, ये पॉइंट को यहाँ जस्ट ऊपर जाएंगे तो क्या बनेगा M2, उसके जस्ट ऊपर जाएंगे तो क्या बनेगा ये M3। ठीक है, और बीच में ये जो पॉइंट है ये क्या है, सेंटर O। सिमिलरली ये O है, यहाँ पर जाएंगे तो ये कौन सा, यही वाला पॉइंट था M1, और ऊपर जाएंगे तो यहाँ क्या मिलेगा, ये आपका पॉइंट हो जाएगा M2। सेंटर ये O है, ऊपर जाने पर ये जो पॉइंट मिला था ये क्या था, M1, ये पॉइंट O था। यहां तक क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं। अब हम सबसे पहले क्या करने वाले हैं कि जितने भी हमारे ये जोन्स बन रहे हैं, फर्स्ट हाफ पीरियड जोन, सेकंड हाफ पीरियड जोन, थर्ड हाफ पीरियड जोन, पहले तो आप देखिए, फॉर एनी टू सक्सेसिव जोन्स, अगर हम कोई भी दो लगातार जोन लेते हैं तो क्या देखने को मिलेगा, किसी भी दो लगातार जोन से, किसी भी दो लगातार जोन से चलने वाली जो लाइट रेज हैं, किसी भी दो लगातार जोन से चलने वाली जो लाइट रेज है पॉइंट पी पर पहुंच रही हैं, अगर आप उनके बीच का पाथ डिफरेंस देखें तो क्या मिलेगा। जैसे पहला वाला हाफ पीरियड जोन है, वहां से जो लाइट ऊपर से जा रही थी वो कितना था, पी प्लस लैम्डा बाई 2। उसके जस्ट ऊपर, या पहले वाले में भी आप सेंटर की बात कर लें और सेंटर के ऊपर उसके सरफेस से जाने वाली लाइन, तो ये लाइन थी पी, और उसके जस्ट ऊपर जो लाइन तिरछी वाली लाइन जा रही है वो कितनी है, पी प्लस लैम्डा बाई 2। कितने का डिफरेंस है, लैम्डा बाई 2 का। या फिर पहले वाले सर्कल के ऊपर से जाने वाली लाइन का डिस्टेंस पी प्लस लैम्डा बाई 2, उसके जस्ट ऊपर यानी सेकंड वाले सर्कल के ऊपर से जाने वाली लाइट का डिस्टेंस कितना, पी प्लस 2 लैम्डा बाई 2। दोनों का डिफरेंस करेंगे, पी से पी कैंसिल हो जाएगा, 2 लैम्डा बाई 2 में से लैम्डा बाई 2 माइनस करेंगे तो 1 लैम्डा बाई 2 आएगा। सिमिलरली दूसरे और तीसरे वाले का गैप करेंगे, 0 आएगा, 3 लैम्डा बाई 2 में से 2 लैम्डा बाई 2 माइनस करेंगे, 1 लैम्डा बाई 2 आएगा। मतलब किसी भी दो लगातार जोन, किसी भी दो लगातार जोन से जो चलने वाली लाइट रेज है उनका पॉइंट पी पर पहुंचने पर पाथ डिफरेंस कितना हो जाएगा, फॉर एनी टू सक्सेसिव जोन्स एट पॉइंट पी, एट पॉइंट पी, पॉइंट पी पर पहुंचने पर पाथ डिफरेंस कितना आएगा, पाथ का डिफरेंस कितना आ रहा है, हर बार ये पाथ डिफरेंस आपको मिल रहा है डेल्टा एक्स, अगर इसको बोल दें दिस इज इक्वल टू लैम्डा बाई 2। बताइए लैम्डा बाई 2 का अगर पाथ डिफरेंस है तो फेज डिफरेंस कितना आएगा, फेज डिफरेंस की वैल्यू कितनी आएगी, फेज डिफरेंस को अगर हम फाई से रिप्रेजेंट करें तो फाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 पाई बाई लैम्डा इनटू में पाथ डिफरेंस यानी कि लैम्डा बाई 2, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, फाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, पाई। इसका मतलब आप समझ रहे हैं, अगर दो अलग अलग जगहों से चलने वाली लाइट रेज के बीच का फेज डिफरेंस पाई आ गया, फेज डिफरेंस पाई या पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई 2 का मतलब क्या होता है, अपोजिट फेज में, क्या है, अपोजिट फेज में है। अपोजिट फेज का कंडीशन आपने पढ़ा था कि फेज इंटरफेरेंस में कि फेज डिफरेंस की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, फेज डिफरेंस की वैल्यू प्लस माइनस में 2n+1 पाई बाई 2 टाइप की होनी चाहिए, सॉरी 2n+1 पाई टाइप की होनी चाहिए। मतलब पाई का ऑड मल्टीपल अगर है तो अपोजिट फेज होगा, और पाई का इवन मल्टीपल है तो सेम फेज होगा, है ना। पाथ डिफरेंस अगर लैम्डा का इंटीग्रल मल्टीपल है 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा तो वो आपका सेम फेज में है। अगर वो लैम्डा बाई 2 का ऑड मल्टीपल है 1 लैम्डा बाई 2, 3 लैम्डा बाई 2, 5 लैम्डा बाई 2 तो वो अपोजिट फेज होगा। तो ये दोनों मिलाकर के कुल मिलाकर क्या निकल के आ रहा है कि किसी भी दो लगातार जोन से, किसी भी दो लगातार जोन या दो लगातार सर्कल से चलने वाली जो लाइट रेज हैं वो आपस में अपोजिट फेज में है। और ये फेज की जो बात हो रही है वो तो ठीक है, आपको पता होगा, आपने ये फार्मूला पढ़ा हुआ जब आप
सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ते हो y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी करते हैं, तो ये जो ओमेगा टी है इसी को फेज बोलते हैं। मतलब किसी भी पार्टिकल की पोजीशन के बारे में अगर हमें बताना होता है तो हम उसका फेज बताते हैं, और फेज खाली एंगल के फॉर्म में नहीं होता है, फेज जो है वो टाइम पीरियड या टाइम के फॉर्म में भी होता है। ठीक है, तो अगर ये जो फेज पाई आया है या फेज का डिफरेंस पाई आया है, उसको आप देखें तो फेज को रिलेट करने का तरीका होता है थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी या 2 पाई बाई कैपिटल टी इंटू में यहाँ पर होता है आपका टी। अगर ये फेज का डिफरेंस है तो ये टाइम का डिफरेंस है, अगर ये फेज है तो ये टाइम है ना। तो फेज डिफरेंस अगर हम यहाँ पर लिख दें तो फेज डिफरेंस इक्वल टू 2 पाई बाई कैपिटल टी इंटू में यहाँ पर होता है आपका टाइम इंटरवल। दो फार्मूले होते हैं ना, फेज डिफरेंस बराबर 2 पाई बाई लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस, और दूसरा होता है फेज डिफरेंस इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा इंटू टाइम डिफरेंस। जब यहाँ पाथ डिफरेंस लिखते हैं तो यहाँ लैम्डा लिखते हैं, जब यहाँ टाइम डिफरेंस लिखते हैं तो यहाँ तक टाइम पीरियड लिखते हैं। तो यहाँ पर अगर हम फाई की ये वैल्यू रखें पाई, तो देखिए पाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 पाई बाई कैपिटल टी और इनटू में आएगा टी, एक पाई से एक पाई कैंसिल कर लीजिए, डेल्टा टी की वैल्यू कितनी आएगी टी बाई टू। डेल्टा टी की वैल्यू आ गई क्या टी बाई टू, और सिर्फ इसी वजह से कि किसी भी दो लगातार जोन के बीच में जो गैप आ रहा है टाइम इंटरवल का, वो टाइम पीरियड के आधे के बराबर है। टाइम पीरियड के आधे के बराबर मतलब हाफ टाइम पीरियड के बराबर का टाइम गैप है दोनों में। तो दो लगातार जोन से चलने वाली जो लाइट रेज है उनका पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई टू, फेज डिफरेंस पाई, टाइम डिफरेंस आपका कह लीजिए टी बाई टू है। इसी वजह से उसका नाम क्या था हाफ पीरियड जोन, फ्रेस्नेल्स हाफ पीरियड जोन्स। टी क्या है टी इज द पीरियड या टाइम पीरियड, तो आप कह सकते हैं इसी वजह से इसको बोलते हैं हाफ पीरियड जोन्स, फ्रेस्नेल्स हाफ पीरियड जोन्स। जो जोन्स वहां बनाए गए हैं किसी भी दो लगातार जोन के बीच में ये टाइम का गैप आता है। और इस पूरे कहानी से मीनिंग आपको समझ लेना है, वो मीनिंग हम यहां पर लिख देते हैं, दैट इज द रेस रीचिंग, या हाँ रीचिंग लिख लीजिए, रेज रीचिंग एट पॉइंट पी फ्रॉम एनी टू सक्सेसिव जोन्स आर, जोन्स मतलब हाफ पीरियड जोन्स आर अपोजिट इन फेज, आर अपोजिट इन फेज। ठीक है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंक्लूजन यहां पर निकल गया। हमने पाथ डिफरेंस, फेज डिफरेंस, टाइम डिफरेंस सब निकाल लिया, लेकिन ये कंक्लूजन आपको याद रखना है कि कोई भी दो लगातार जोन से चलने वाली लाइट रेज बिल्कुल अपोजिट फेज में वहां पर पहुंचती। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब हमें क्या करना है, बारी बारी से कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूले का डेरिवेशन भी करना है। बहुत छोटा सा इसलिए कर दे रहे हैं, अदरवाइज आप सीधे रिजल्ट भी याद रख सकते हैं। आपको क्वेश्चन करने के लिए इन डेरिवेशंस को करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हम आपको ये चीज ज्यादा दिनों तक याद रहे, थोड़ा सा टिकाऊ रहे ये प्रोसेस, इस वजह से हम कर रहे हैं। बाकी आपको डेरिवेशन में प्री के एग्जाम के लिए वैसे भी इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं है, तो इसको बहुत ज्यादा सीरियस मत लीजिए अगर नहीं समझ में आता है तो हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, अलग अलग हाफ पीरियड जोन्स का रेडियस और एरिया निकालने वाले हैं। एरिया किसका निकालेंगे, जैसे पहले वाले सर्कल का एरिया निकालना है हमें, दूसरे वाले सर्कल का एरिया निकालना है, तीसरे वाले सर्कल का एरिया निकालना है, सॉरी एरिया नहीं रेडियस। और एरिया किसका निकालेंगे, एरिया निकालेंगे हाफ पीरियड जोन्स का। जैसे सेकंड हाफ पीरियड जोन का मतलब कि पूरे सर्कल का, बड़े वाले सर्कल का एरिया थोड़ी निकालना। सेकंड हाफ पीरियड जोन का मतलब सेकंड सर्कल और फर्स्ट सर्कल के बीच वाला एरिया निकालना है। लेकिन जब रेडियस की बात होगी तो रेडियस किसका निकालेंगे, सेकंड सर्कल का निकालेंगे या फर्स्ट का निकालेंगे या थर्ड का निकालेंगे। तो हम यहां पर सबसे पहले हम एरिया की ही बात कर लेते हैं। तो एरिया ऑफ जोन्स, एरिया ऑफ जोन्स, ठीक है, एरिया ऑफ जोन्स। अब जरा उस डायग्राम को हम एक बार यहां पर वापस से बना देते हैं अपने सहूलियत के लिए। आप देखिए हमारे पास क्या था कि एक हमने छोटा सा सर्कल बनाया था, छोटे वाले सर्कल को थोड़ा बड़ा दिखा रहे हैं, और इसको हम एक्चुअल डायग्राम की तरह ही बना देते हैं कि पॉइंट ओ था, उसके चारों ओर एक सर्कल बना था, ऐसा साइड व्यू है ना, तो ऐसे दिखेगा। फिर उसके बाद एक दूसरा सर्कल भी बना हुआ था, फिर तीसरा सर्कल भी बना हुआ था, लास्ट में ऐसे nth सर्कल भी बना हुआ था। ये एक्चुअल सिचुएशन ऐसे दिखेगी आपको।
और ये कहां पर पूरा पॉइंट था, ये पूरा एक प्लेन वेव फ्रंट के ऊपर था, ये प्लेन वेव फ्रंट के ऊपर की बात हो रही है। सामने यहाँ पर कोई पॉइंट पी है और इसी पॉइंट पी पर हमें इस पूरे वेव फ्रंट की वजह से इंटेंसिटी निकालनी है, बट अभी हम उस इंटेंसिटी से पहले एरिया निकालने जा रहे हैं। ठीक है, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, हमें हर एक हाफ पीरियड जोन का एरिया निकालना है, मतलब हमें पहले वाला सर्कल का, फिर पहले और दूसरे के बीच वाले सर्कल का ये एरिया निकालना है। तो हम यहाँ पर पॉइंट्स का नाम देते हैं, जैसे मान लीजिए कि ये पॉइंट हुआ M1, इसके ऊपर गए तो ये पॉइंट हुआ M2, और बीच में हमने मान लिया कि और भी बहुत सारे हैं, डॉट डॉट करके दिखा देते हैं। इसी तरह से लास्ट वाले पर जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा MN, और उसके जस्ट पहले वाले पर आएंगे तो ये हो जाएगा MN-1। अगर ये nth है तो ये n-1th है, बीच में डॉट डॉट का मतलब बीच में और भी बहुत सारे सर्कल्स थे। ठीक है, अब एरिया निकालना है, तो फॉर एग्जांपल अगर हमें निकालना है, अगर हम ऐसा कर लें, nth वाले का हम एरिया निकालना है, तो वैसे हम हर किसी का एरिया निकाल सकते हैं। जैसे nth हाफ पीरियड जोन का मतलब क्या है, आपने कहा कि फर्स्ट हाफ पीरियड जोन क्या होता है, एकदम अंदर वाला सर्कल। सेकंड हाफ पीरियड जोन किसके बीच में बनता है, सेकंड नाम से सेकंड हाफ पीरियड जोन किसके बीच में बनता है, सेकंड सर्कल और फर्स्ट सर्कल के बीच का एरिया। यानी सेकंड सर्कल के एरिया में से अगर फर्स्ट सर्कल के एरिया को माइनस कर दें तो सेकंड हाफ पीरियड जोन का क्या निकल जाएगा, एरिया निकल जाएगा। मतलब थर्ड हाफ पीरियड जोन का अगर हमें एरिया निकालना है तो हमें क्या करना चाहिए, थर्ड वाले सर्कल के एरिया में से सेकंड वाले सर्कल का एरिया माइनस कर देना चाहिए। यानी जिस भी ऑर्डर का हम हाफ पीरियड जोन का एरिया निकालेंगे, हम उस ऑर्डर के सर्कल के एरिया में से उससे एक कम ऑर्डर के सर्कल का एरिया माइनस करेंगे। तो अगर हम थर्ड के लिए थर्ड में से सेकंड का माइनस कर रहे हैं, तो अगर हम nth ऑर्डर के हाफ पीरियड जोन का एरिया निकालना चाहते हैं तो हमें nth वाले सर्कल के एरिया में से उससे एक कम यानी n-1th सर्कल के एरिया को माइनस करना पड़ेगा। ये कॉन्सेप्ट यहां से निकल के आता है। तो हम ये कर सकते हैं, nth हाफ पीरियड जोन यहां अगर डायग्राम में देखें तो कौन है, ये nth सर्कल है, ये n-1th सर्कल है। तो nth सर्कल और n-1th सर्कल के बीच में जो भी ये आपको दिख रहा है, यही है आपका, इसको बोलेंगे क्या, nth हाफ पीरियड जोन्स, और यही वाला एरिया हमको निकालना है। इसी nth हाफ पीरियड जोन का एरिया हमको निकालना है। तो क्या निकल के आएगा, देखिए आप लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ nth हाफ पीरियड जोन, nth हाफ पीरियड जोन्स, ये कैसे निकलेगा, इसके लिए आप लिखेंगे एरिया ऑफ nth सर्कल माइनस में एरिया ऑफ n-1th सर्कल। ठीक है, ये लिख सकते हैं। और ये एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ nth सर्कल कैसे निकलेगा, nth सर्कल का एरिया मान लीजिए हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो इस डायग्राम में हम जो यहाँ पर पॉइंट हमने क्या माना था, इस पॉइंट को हमने माना था O। ठीक है, तो अगर हमें बड़े वाले का एरिया निकालना है तो ये OMN जो है, ये वाली वैल्यू हमें लिखनी पड़ेगी। तो पाई क्या आएगा, पाई प्लस पाई और उसके बाद में आर स्क्वायर, आर मतलब रेडियस, और रेडियस कितना है OMN का स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर होता है, आर मतलब OMN, अभी हमें रेडियस की एग्जैक्ट वैल्यू पता नहीं, हम ऐसे ही निकाल रहे हैं, OMN का स्क्वायर, और फिर माइनस में हो जाएगा पाई, और n-1th के लिए लिखेंगे OMN-1th का स्क्वायर, ऐसा लिख देंगे। पाई को हम कॉमन भी कर लेंगे और आसान हो जाएगा, तो हम लिखेंगे OMN स्क्वायर माइनस में OMN-1 का स्क्वायर। अब जरा देखिए, अगर हम यहाँ पर यूज कर लें क्या, पाइथागोरस का थ्योरम, पाइथागोरस के थ्योरम के अकॉर्डिंग ये परपेंडिकुलर का काम करेगा, ये वाली लाइन। और अगर आप इस nth वाले को मिला दें यहां से, अगर इस nth वाली लाइन को पॉइंट P से मिला दें तो ये वाली डिस्टेंस भी आपको पता है
है ना। nth वाले का जो इससे एंगल बनेगा उसको हम थीटा n बोल रहे हैं, और ये वाली जो डिस्टेंस है इस डिस्टेंस को कितना बोलेंगे आपको पता है, p प्लस में n लैम्डा बाई 2। ये डिस्टेंस है p प्लस n लैम्डा बाई 2, और ये वाला डिस्टेंस कितना है, इसको हमने नाम दिया था p। यहां से लेकर के पोल तक का डिस्टेंस कितना है, p। तो ये डिस्टेंस p है, ये डिस्टेंस p प्लस n लैम्डा बाई 2 है। तो बताइए o m n का डिस्टेंस नहीं निकालेंगे। पाइथागोरस का थ्योरम कहता है ना कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर स्क्वायर कितना हो जाएगा, इस हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर में से ये बेस के स्क्वायर को माइनस कर देंगे। तो जब हम nth वाले सर्कल की बात कर रहे थे, तो nth वाले सर्कल में क्या लिखेंगे, ओ एम एन स्क्वायर जो है, अगर आप डायग्राम में देखें तो हमें क्या लिखना चाहिए, ओ एम एन स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, पी एम एन स्क्वायर माइनस में ओपी स्क्वायर, फिर ये आपका माइनस, और ओ एम माइनस 1 मतलब ये आपका जो इसके नीचे वाला सर्कल है उसके अगर केस में आप निकालेंगे, इस वाले साइड की बात करेंगे, तो यहां से आपका जो डिस्टेंस होगा वो वाला लिखा जाएगा। तो आप लिखेंगे इसमें कितना, इसमें आप लिखेंगे पी, कहां से डिस्टेंस लिखना है, हाँ ये ओ एम एन माइनस 1 का स्क्वायर लिखना है, तो इस वाले में से माइनस करना होगा, यानी पी एम एन माइनस 1 का स्क्वायर माइनस में ये हो जाएगा आपका ओ पी का स्क्वायर। ठीक है, अभी क्या है, सबकी वैल्यू रखेंगे, ये हो जाएगा पाई, और पी एम एन, पी से एम एन का डिस्टेंस कितना है, तो आपको पता है nth वाला जोन है, वो nth जोन है, तो उसका डिस्टेंस कितना है वहां पर, p प्लस एन लैम्डा बाई 2 है, तो p प्लस एन लैम्डा बाई 2 ये, और इसका आपको करना है स्क्वायर, फिर माइनस में o से लेकर p तक का डिस्टेंस कितना है, वही स्मॉल p का स्क्वायर। ये पहला पार्ट हो गया, ये पहला पार्ट हो गया। फिर माइनस करेंगे, दूसरे पार्ट में आएंगे, p से mn का डिस्टेंस कितना है, p से mn n माइनस 1, तो जो भी रहता है nth था तो p प्लस एन लैम्डा बाई 2 लिखा आपने, अगर n माइनस 1th है तो डिस्टेंस कितना होगा वहां से, ये हो जाएगा p प्लस में n माइनस 1 लैम्डा बाई 2 हो जाएगा। बिल्कुल सेम पैटर्न पर हमने लिख दिया n की जगह पर n माइनस 1, और इसका क्या करना होता है, इसका करना है हमें स्क्वायर, फिर माइनस में क्या हो जाएगा, ओपी मतलब कि p का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सिर्फ कैलकुलेट कर लीजिए, यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस में दिस, फिर यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर फिर माइनस में दिस, यही करना पड़ेगा हमें। तो पाई हो जाएगा, और बड़े वाले ब्रैकेट में हम फर्स्ट पार्ट की अगर बात करें तो देखिए क्या आएगा, पी स्क्वायर आएगा प्लस आएगा एन स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर अपान में 4, एन स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर अपान में 4, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो जब प्लस 2ab करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, एन पी लैम्डा मिलेगा, पी एन लैम्डा या एन पी लैम्डा, फिर माइनस में यहाँ से आएगा पी का स्क्वायर, फिर माइनस ये वाला माइनस, फिर इस पूरे ब्रैकेट वाले पार्ट को अभी हम ब्रैकेट में लिख रहे हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका पहला पार्ट आएगा पी स्क्वायर, दूसरा आएगा एन माइनस 1 का होल स्क्वायर, उसके साथ में मिलेगा आपको लैम्डा का स्क्वायर, और अपान में आएगा 4 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का मतलब प्लस में कितना आएगा, इस ब्रैकेट का पार्ट लिख रहे हैं, ये आएगा प्लस में 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, एन माइनस 1 पी लैम्डा मिलेगा, और फिर उसके बाद कितना आएगा, माइनस में आएगा पी का स्क्वायर, ये ऐसे। ठीक है, देखिए पहले वाले ब्रैकेट के अंदर पी स्क्वायर से पी स्क्वायर कैंसिल, दूसरे वाले ब्रैकेट के अंदर भी पी स्क्वायर प्लस में पी स्क्वायर माइनस में कैंसिल। अब जो भी बच गया उसको हमें ऐड करके लिखना पड़ेगा, जो भी ये बच गया, पहला पार्ट इतना है, वहां भी पहला पार्ट है, फिर दूसरा है, फिर दूसरा है। तो हम अगले स्लाइड में आ रहे हैं, हम निकाल रहे थे एरिया ऑफ nth हाफ पीरियड जोन, तो a इक्वल टू पाई, और ब्रैकेट के अंदर पहले वाले ब्रैकेट का पार्ट क्या बच गया, एन पी लैम्डा, हम इसको लिख रहे हैं एन पी लैम्डा प्लस एन स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर 4, एन पी लैम्डा प्लस एन स्क्वायर पी स्क्वायर एन स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर अपान में 4, ये पहले ब्रैकेट में था, ये पहले ब्रैकेट में था। दूसरे ब्रैकेट में जो पार्ट है माइनस, यहाँ ब्रैकेट के बाहर माइनस है जो अंदर जाके सबको माइनस कर देगा, तो दूसरा वाला पार्ट ये और ये बचेगा, तो हम इसको पहले लिख दे रहे हैं, माइनस से मल्टीप्लाई होगा एन माइनस 1 पी लैम्डा, माइनस में एन माइनस 1 पी लैम्डा, और फिर माइनस हो जाएगा अगले वाले में भी, वहां भी माइनस हो जाएगा, और एन माइनस 1 का होल स्क्वायर, एन माइनस 1 का होल स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर अपान में 4, ये पूरा पार्ट बच गया। ठीक है, तो एक इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका पाई, देखिए पाई एन पी लैम्डा यहाँ पर है, एन पी लैम्डा यहाँ भी आएगा, लेकिन ये माइनस में आएगा तो कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ कितना बचेगा, माइनस में पी लैम्डा बचेगा, ये माइनस अगर अंदर जाएगा तो माइनस में एन पी लैम्डा आएगा, यहाँ प्लस में एन पी लैम्डा कैंसिल हो जाएगा, फिर -1 और ये माइनस प्लस हो जाएगा, पी लैम्डा बचेगा यहाँ से, तो हमने लिख दिया पी लैम्डा। फिर देखिए एन स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर अपान 4, यहाँ से ए माइनस बी का होल स्क्वायर, अच्छा एक काम करना पड़ेगा, यहाँ पर कॉमन लेने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, हम लैम्डा स्क्वायर अपान 4 को कॉमन कर लेते हैं, यहाँ से क्या बचेगा, यहाँ से बचेगा एन का स्क्वायर, और यहाँ से क्या बचेगा, माइनस में एन माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक,
अब इसी को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसको सिंप्लीफाई करना होगा तो कितना जाएगा, a इक्वल टू पाई, यहां पर लिखेंगे p लैम्डा प्लस में लैम्डा स्क्वायर अपान में 4, और इसको सिंप्लीफाई करने पर आएगा n स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और फिर माइनस में 2ab, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस में 2ab मतलब 2n, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 2n माइनस 1 बचेगा, ये आपका आंसर आ गया a इक्वल टू पाई, और ब्रैकेट में कितना है p लैम्डा प्लस में यहाँ से 2n माइनस 1 बचा और लैम्डा स्क्वायर अपान 4, कितना 2n माइनस में 1, और यहाँ से आएगा लैम्डा स्क्वायर अपान में 4। अब एक बात ध्यान रखिएगा, कई बार ऐसा सिचुएशन आएगा जहां पर आपको इसको ही जानने की जरूरत होती है, मतलब आप इसको भी याद रख सकते हैं, आप ये पूरा याद रख सकते हैं, हालांकि जनरली जो हम बात बोलेंगे वो कुछ और रिजल्ट है, लेकिन ये जो ये केस आया है एक्चुअल रिजल्ट तो यही है। अब जो भी हम लिखने जा रहे हैं वो एक हम केस मान के चल रहे हैं कि जो लैम्डा की वैल्यू है, जो लाइट आप यूज कर रहे हैं उसका जो वेवलेंथ है वो बहुत ही कम है, इस p के रिस्पेक्ट में जो p वाली वैल्यू है, जो डिस्टेंस आप पॉइंट p था हमारे वेवफ्रंट से डिस्टेंस थी, वो डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में ये लैम्डा बहुत ही कम है, तो लैम्डा स्क्वायर अपान 4 बहुत ही छोटा नंबर है, लैम्डा स्क्वायर इज मच मच लेस देन p, इस p के रिस्पेक्ट में लैम्डा स्क्वायर बहुत ही छोटा है, या अगर ये p लैम्डा के रिस्पेक्ट में लैम्डा स्क्वायर अपान 4 बहुत ही छोटा है, इसलिए ये वाले टर्म को हम छोड़ देते हैं, ये पूरा टर्म हम क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। सो आप इसको कह सकते हैं 2n माइनस 1 लैम्डा स्क्वायर अपान 4 इज नेग्लिजिबल। जब हम ये नेग्लिजिबल इसको मान रहे हैं तब, जबकि ये आपको पता है कुछ ना कुछ वैल्यू तो दे के ही जाएगा, लेकिन अगर हम इसको नेग्लिजिबल मान के चलें तो उस केस में nth हाफ पीरियड जोन का एरिया a बराबर आएगा पाई, और जब आप इसको छोड़ देंगे तो सिर्फ p लैम्डा बचेगा, तो आंसर आ गया a इक्वल टू पाई p लैम्डा, a इक्वल टू पाई p लैम्डा। कई बार क्या होता है जिसको हमने p माना है, जो पॉइंट p के डिस्टेंस को हमने यहां से p माना है स्मॉल p, उसको कई जगह पर स्मॉल b भी मानते हैं, तो अगर आप स्मॉल b माने होते तो पाई b लैम्डा हो जाता, जो पाई p लैम्डा है, बस याद रखना है वो b या p क्या है, वो पॉइंट p का वेवफ्रंट से डिस्टेंस है। यानी ये जो एरिया ऑफ हाफ पीरियड जोन आया है ये इस कंडीशन को एज्यूम करते हुए आया है, अदरवाइज एग्जैक्ट रिजल्ट तो यही था, ठीक है। और ये फार्मूले में आपको ये दिख रहा है विच इज फ्री फ्रॉम ऑर्डर ऑफ जोन। ऑर्डर ऑफ जोन का मतलब हम निकाल रहे थे nth जोन का ऑर्डर, nth ऑर्डर का जो हमारा हाफ पीरियड जोन था हम उसका एरिया निकाल रहे थे। क्या इस फार्मूले में कहीं पर वो ऑर्डर ऑफ जोन आया है? क्या यहाँ पर कहीं भी ये ऐसा कुछ पता चल रहा है कि ये nth ऑर्डर का जोन है, एरिया है, nth ऑर्डर के जोन का एरिया है, ऐसा नहीं पता चल रहा ये nth का है कि थर्ड का है कि फर्स्ट का है, कौन से वाले जोन का ये एरिया है, ऐसा कुछ भी यहाँ ऑर्डर नहीं आ रहा है। इसका ये मीनिंग हुआ कि हर एक ऑर्डर के हाफ पीरियड जोन का एरिया इतना ही होता है, लेकिन एग्जैक्टली इतना ही नहीं होता है, लगभग इतना होता है। लगभग क्यों बोलना, क्योंकि आप देखिए ये ऑर्डर ऑफ जोन यहाँ पर था, ये ऑर्डर ऑफ जोन था, हमने इसको नेग्लेक्ट किया है कि ये नंबर बहुत छोटा नंबर आएगा, इस वजह से हमने इसको छोड़ दिया। तो अलग अलग जब आप जोन यूज करेंगे फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो उसमें एन की वैल्यू आप अलग अलग रखेंगे, थोड़ा बहुत इसकी वैल्यू में चेंज आएगा, जब इसकी वैल्यू में चेंज आएगा तो एरिया में भी थोड़ा बहुत चेंज आएगा, लेकिन ये कुल मिला करके भी कोई खास वैल्यू नहीं देता है, इससे बहुत ही छोटा वैल्यू देता है, तो हम इसको इग्नोर करके चलते हैं। इसलिए हम बोलेंगे कि दिस इज फ्री फ्रॉम ऑर्डर ऑफ जोन, सो द एरिया ऑफ all half period zones is approximately equal, ठीक है यहां तक। ये पहला डेरिवेशन आपका हो गया जब आपने क्या निकाल लिया, किसी भी ऑर्डर के हाफ पीरियड जोन का एरिया निकाल लिया। अब दूसरा काम क्या करने जा रहे हैं, ये देखिए आप देख रहे हैं यहाँ पर ये nth आपका nth सर्कल है, ये n माइनस 1th सर्कल है, और ये n माइनस 1th और nth सर्कल के बीच में जो जोन दिख रहा है इसको क्या बोल रहे हैं, दिस इज nth हाफ पीरियड जोन, nth ऑर्डर हाफ पीरियड जोन है ये, nth हाफ पीरियड जोन है ये। तो ये nth हाफ पीरियड जोन जो बना है वो किसके किसके बीच में बना है,
nth और n-1th सर्कल के बीच का एरिया। तो एक सवाल ये है कि nth और n-1th सर्कल के बीच में जो आपका nth हाफ पीरियड जोन बन रहा, वो हाफ पीरियड जोन का अगर हम डिस्टेंस निकालें पॉइंट P से, एवरेज डिस्टेंस ऑफ nth हाफ पीरियड जोन फ्रॉम पॉइंट P, अभी डिस्टेंस जो आप लिख रहे हैं यहाँ पर, वो आप देखिए हाफ पीरियड जोन का डिस्टेंस थोड़ी लिख रहे हैं, आप तो ये सर्कल का डिस्टेंस लिख रहे हैं ना, nth सर्कल का डिस्टेंस, n-1th सर्कल का डिस्टेंस। हमें ये जो हाफ पीरियड जोन बीच में जो एरिया वाला पार्ट है, हमें उसका डिस्टेंस चाहिए। तो हमारा जो nth हाफ पीरियड जोन है वो तो फैला हुआ है इतनी पट्टी में, इस पूरी पट्टी में ऐसे फैला हुआ है, तो कौन सी जगह पर हम लेंगे, तो बिल्कुल बीच में लेंगे, बिल्कुल बीच वाली ये वाली जगह लेंगे। यहां से जब इसको मिलाएंगे तब जो डिस्टेंस आएगा वो हो जाएगा हमारे nth हाफ पीरियड जोन का डिस्टेंस। कौन सा डिस्टेंस, एवरेज डिस्टेंस, क्योंकि nth हाफ पीरियड जोन का एक्सट्रीम पॉइंट से ही डिस्टेंस अभी तक पता है, या तो ऊपर से या तो नीचे से, इन्हीं दोनों पॉइंट के बीच में nth हाफ पीरियड जोन है, तो बिल्कुल बीच में से निकालेंगे तो उसको बोलेंगे एवरेज डिस्टेंस। तो नेक्स्ट टॉपिक छोटा सा है, एवरेज डिस्टेंस, एवरेज डिस्टेंस ऑफ nth हाफ पीरियड जोन, nth हाफ पीरियड जोन फ्रॉम पॉइंट P, फ्रॉम पॉइंट P, पॉइंट P से nth हाफ पीरियड जोन का एवरेज डिस्टेंस, पॉइंट P से nth हाफ पीरियड डिस्टेंस, हाफ पीरियड जोन का एवरेज डिस्टेंस। तो वो एवरेज डिस्टेंस कितना आएगा जरा देखिए, एवरेज डिस्टेंस इज इक्वल टू, कैसे निकलेगा, nth वाले का डिस्टेंस प्लस n-1th वाले का डिस्टेंस सर्कल का, और अपान में 2। तो nth सर्कल का डिस्टेंस कितना था, nth सर्कल का डिस्टेंस हो जाएगा p प्लस n लैम्डा बाई 2, ये आएगा nth वाले का डिस्टेंस पॉइंट P से, ये वैल्यू, प्लस n-1th वाले का क्या आएगा, ये आएगा p प्लस n-1 लैम्डा बाई 2, और फिर डिवाइडेड बाई क्या कर देंगे, डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे, एवरेज निकाल रहे हैं तो डिवाइड कर दीजिए, इसको थोड़ा सेपरेट कर सकते हैं, p प्लस p मिलाकर 2p होगा, 2p को फिर 2 से डिवाइड कर देंगे तो p बचेगा यहाँ पर, फिर प्लस में यहाँ पर देखिए n लैम्डा बाई 2 और n-1 लैम्डा बाई 2, हम क्या कर सकते हैं, लैम्डा बाई 2 दोनों जगह से कॉमन कर लेते, अगर हम लैम्डा बाई 2 दोनों जगह से कॉमन कर लेते तो यहाँ से बचता n और यहाँ से बचता n-1, लेकिन इस पूरे पार्ट के अपान में भी तो 2 आएगा, तो अपान में जो 2 आएगा उसको हम यहाँ लिख दे रहे हैं, जो इसके साथ चला जाएगा, तो आपको मिलेगा p प्लस में लैम्डा बाई 4, और यहाँ पर आ जाएगा ब्रैकेट में n प्लस n मिलाने पर 2n-1। ये है एवरेज डिस्टेंस ऑफ nth हाफ पीरियड जोन। nth का अगर आपने निकाल लिया है तो n की वैल्यू आप कुछ भी रख करके सेकंड वाले का, थर्ड वाले का, फोर्थ वाले का, सबका एवरेज डिस्टेंस आप निकाल सकते हैं। तो एवरेज डिस्टेंस हमने जो निकाला वो ये वैल्यू आ गई। ये सब हम निकाल जो रहे हैं, इनकी आगे हमें और जरूरत भी है, कुछ और फार्मूले को एक तरह से कह सकते हैं डिराइव करने के लिए, उसके रिजल्ट को पाने के लिए, तो हमारे दोनों एक पंथ दो काज हो जाएंगे। हमारा ये रिजल्ट तो आ ही जाएगा जो हमें रिजल्ट याद रखना है, और आगे के फार्मूलों का बेस भी बन जाएगा। ये हमारा दूसरा फार्मूला हो गया। हमने क्या निकाल लिया, हमने एरिया निकाल लिया, हमने किसी भी ऑर्डर के हाफ पीरियड जोन का एवरेज डिस्टेंस निकाल लिया पॉइंट P से। अब हम क्या करेंगे, हम किसी भी सर्कल का रेडियस निकालने वाले हैं। आप कह सकते हैं रेडियस ऑफ nth सर्कल, सर्कल बोलेंगे इसको, आप जोन नहीं बोलेंगे ना, जोन कैसे बोल सकते हैं, जो जोन आपका होता है हाफ पीरियड जोन, तो वो पूरा बीच का एरिया होता है, दो सर्कल के बीच का एरिया। रेडियस ऑफ nth सर्कल, अगर हमें nth सर्कल का रेडियस निकालना है तो जरा देखिए यहां से हम कर क्या सकते हैं, अपने इसी डायग्राम से हमें बार बार देखना होगा। अगर हमें nth सर्कल का ये रेडियस निकालना है तो ये रेडियस निकालना कितना आसान है, जैसे यहां पर भी हम कर ही रहे थे ये काम। ये सर्कल का अगर हमें रेडियस निकालना है nth वाले का, तो nth वाले का रेडियस यही OMN है। OMN क्या है, nth सर्कल का रेडियस ही तो है। अगर हमें ये OMN निकालना है तो हमें क्या करना चाहिए, PMN स्क्वायर में से OP स्क्वायर को माइनस कर देना है, सिंपल जो चीज हमने यहाँ पर किया था, PMN स्क्वायर में से OP स्क्वायर को माइनस कर देंगे तो ये क्या है, रेडियस ही तो है भाई, पाई आर स्क्वायर ही तो कर रहे थे। एरिया निकालने के लिए nth वाले सर्कल का एरिया निकाल रहे थे तो पाई आर स्क्वायर ही तो कर रहे थे, बल्कि हमें पहले रेडियस निकाल लेना था। अगर हम पहले रेडियस निकाल लेते उसके बाद ये काम हमें न करना पड़ता, हम डायरेक्टली वो रेडियस के अकॉर्डिंग वैल्यू रखते और हमारा कैलकुलेशन रिड्यूस हो जाता। ये एक मिस्टेक हो गई। खैर अभी हम रेडियस निकालते हैं, तो रेडियस हमारा हो जाएगा रेडियस ऑफ nth सर्कल, ये इसको अगर हम बोलते हैं RN,
और आर एन का हम स्क्वायर अभी लिख रहे हैं। रेडियस ऑफ एनथ सर्कल को अगर हम नाम दे रहे हैं आर एन, बस डायग्राम में हम क्या हो रहा है, डायग्राम में ओ एम एन नाम था उसका, तो ओ एम एन स्क्वायर बोल रहे हैं। तो ओ एम एन स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाइथागोरस की थ्योरम के अकॉर्डिंग ये परपेंडिकुलर का स्क्वायर है, जो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस में बेस स्क्वायर हो जाएगा। हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा, पी एम एन हो जाएगा डायग्राम के अकॉर्डिंग, माइनस में बेस कितना हो जाएगा, ओ से लेकर के पी वाला जो पॉइंट है ओपी स्क्वायर हो जाएगा। अब ये ओ एम एन क्या है, ये रेडियस है एनथ वाले सर्कल का, तो इसको आर एन बोल देते हैं। तो आर एन स्क्वायर इज इक्वल टू पी से लेकर एम एन, पी से लेकर एम एन कितना हो जाएगा, आपको पता है जो भी सर्कल होता है उसका डिस्टेंस पी प्लस वो नंबर लैम्डा बाई 2। तो अगर एनथ सर्कल का डिस्टेंस है तो ये हो जाएगा पी प्लस में स्मॉल पी है, पी प्लस में एन लैम्डा बाई 2, इसका करेंगे हम यहाँ पर होल स्क्वायर, फिर माइनस में ओ से लेकर पी तक का स्क्वायर जो है उसको स्मॉल पी नाम दिया था, ये हो जाएगा पी का स्क्वायर। इसी को सॉल्व करना है। तो आर एन स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर यानी ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर और फिर प्लस में 2ab, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ आएगा पी एन लैम्डा, माइनस में आएगा पी स्क्वायर से पी स्क्वायर कैंसिल करेंगे तो आर एन स्क्वायर की ये वैल्यू निकल के आ जाएगी कितनी, ये आएगा पी एन लैम्डा और प्लस में आ जाएगा एन स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर अपान में 4। फिर वही लॉजिक देना है आपको। देखिए रेडियस का ये जो एक्सप्रेशन आया वो ठीक है अभी तक, लेकिन फिर वही बोलना है आपको कि ये जो एन स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर अपान 4 है ये बहुत ही ज्यादा कम है पी एन लैम्डा वाली वैल्यू से, क्योंकि इसमें पी आ गया और पी एक बड़ा नंबर है, पी जो डिस्टेंस है वो काफी बड़ा है, जबकि लैम्डा लाइट का वेवलेंथ आपको पता है एंगस्ट्रॉम के ऑर्डर का होता है, बहुत ही छोटा होता है। तो हम इस वाले पार्ट को जब छोड़ेंगे और दोनों साइड का स्क्वायर रूट लेंगे, तो या तो आप इसको छोड़ दीजिए तो लिख लीजिए आर एन स्क्वायर इक्वल टू पी एन लैम्डा, और दिस इंप्लाइज दैट आर एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट के अंदर हो जाएगा पी एन लैम्डा। और यहाँ जो रेडियस आ रहा है उसमें साफ साफ दिख रहा है कि रेडियस आर एन इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ एन, यानी आपका जो हाफ पीरियड जोन होता है, इस फ्रेस्नल हाफ पीरियड जोन के अंदर जितने भी सर्कल होते हैं, कंसेंट्रिक सर्कल जिनका सेंटर पॉइंट ओ पर था, प्लेन वेव फ्रंट के पॉइंट ओ पर, उन सभी सर्कल्स का जो रेडियस है वो नेचुरल नंबर के स्क्वायर रूट के फॉर्म में बढ़ेगा। मतलब जो पहला वाला सर्कल है अगर उसका रेडियस आपने कुछ ले लिया तो अगले वाले का जो रेडियस होगा वो रूट में 2 टाइम्स ज्यादा होगा, अगले वाले का रेडियस उसका रूट 3 टाइम्स ज्यादा होगा, अगले वाले का रूट में 4 टाइम्स ज्यादा होगा, इस टाइप का रेडियस बढ़ेगा। ठीक है ना। तो जो हमारा रेडियस है वो नेचुरल नंबर के डायरेक्टली स्क्वायर रूट के डायरेक्टली क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, बार बार ये पूछते हैं, तो उसके लिए सबसे बेस्ट है कि आप अपना पूरा फार्मूला याद रखिए। अगर कोई न्यूमेरिकल आता है तो वैल्यूज भी रख करके कैलकुलेट कर लेंगे, और डिपेंडेंसी भी पूछते हैं तो वो तो आप आसानी से बता सकते हैं। दैट इज हम यहाँ पर लिख देते हैं, दैट इज रेडियस ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल्स, कंसेंट्रिक मतलब जिन सभी के सर्कल के सेंटर सेम थे, रेडियस ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल्स increases in square root of नेचुरल नंबर। ठीक है, नेचुरल नंबर के स्क्वायर रूट के फॉर्म में ये बढ़ेगा। नेचुरल नंबर मतलब 1 2 3 ऐसे। ठीक है, यहां तक ये हो गया हमारा 3 फार्मूला। अब हम निकालेंगे इंटेंसिटी। ठीक है, अब निकालना हमें इंटेंसिटी ड्यू टू जोन। इंटेंसिटी के लिए हमें पहले एम्पलीट्यूड निकालना होगा, तो कह सकते हैं एम्पलीट्यूड ड्यू टू जोन। सर्कल को आप कह सकते हैं जोन, है ना, हाफ पीरियड जोन या जोन। एम्पलीट्यूड ड्यू टू जोन, जितने भी हाफ पीरियड जोन है, जैसे कि फ्रेस्नल ने क्या कहा था कि फ्रेस्नल का मेन जो पर्पस था, अभी तो हम वहां तक पहुंच ही नहीं पाए। हमारा पर्पस क्या था, पर्पस यही था कि जो हमारा प्लेन वेव फ्रंट होता है, उस प्लेन वेव फ्रंट का हर पॉइंट क्या करता है, एक सेकेंडरी वेव प्रोड्यूस करता है। उन सेकेंडरी वेव से या सेकेंडरी वेवलेट्स के सुपरपोजिशन से यहाँ रिजल्टेंट इंटेंसिटी कुछ मिलती है। हम वही करना चाह रहे थे, और उसके लिए ही इन्होंने क्या किया था, इस पूरे वेव फ्रंट को ऐसे जोन में डिवाइड कर दिया था, सर्कुलर कंसेंट्रिक जोन में डिवाइड कर दिया था। यानी सर्कुलर कंसेंट्रिक जोन एक्चुअल में क्या है, जितना ज्यादा बड़ा जोन होगा उसमें ये हर पॉइंट क्या है, सोर्स ऑफ लाइट ही तो है। जोन जो है
उस जोन का हर एक पॉइंट क्या है, हर एक पॉइंट मतलब एक सेकेंडरी वेवलेट्स का या सेकेंडरी लाइट वेव का सोर्स है, और जितना ज्यादा इसका एरिया होगा उतना ज्यादा उसमें से सोर्स, उतने ज्यादा लाइटें निकलेंगी और उनका सुपरपोजिशन होगा तो उतना ज्यादा हमें यहाँ पर इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड भी मिलेगा। ठीक है, तो देखिए यहां पर अगर हमें पॉइंट पी पर इंटेंसिटी निकालना है इस पूरे वेव फ्रंट की वजह से, तो हमें क्या करना होगा, पहले इनका एम्पलीट्यूड निकालना होगा। किसका एम्पलीट्यूड, हमने इस पूरे वेव फ्रंट को जो जोन में डिवाइड कर दिया तो हम जोन वाइज निकालेंगे, पहले जोन की वजह से एम्पलीट्यूड, दूसरे जोन की वजह से एम्पलीट्यूड। आप अगर ध्यान से देखें, पहले जोन का मतलब पहले वाले सर्कल के अंदर जितने भी पॉइंट है उनकी वजह से एम्पलीट्यूड। दूसरा, अब देखिए जब आपने पहले वाले सर्कल के अंदर जितने भी पॉइंट है उनका एम्पलीट्यूड निकाल लिया तो अब बचा कौन, ये तो हो ही गया। अब इसके आसपास जो है उनका चाहिए, आसपास का मतलब सेकंड, इसी का नाम रख दिया था सेकंड हाफ पीरियड जोन। अब सेकंड हाफ पीरियड जोन के अंदर जितने पॉइंट हैं उनका हमें निकालना होगा क्या, एम्पलीट्यूड। अब फर्स्ट का हो गया, सेकंड का हो गया, मतलब इसके अंदर जितने भी पॉइंट हैं उन सब का हमने एम्पलीट्यूड निकाल लिया। अब इसके ऊपर वाले सर्कल की तरफ जाना होगा जिसको हम थर्ड हाफ पीरियड जोन बोलते हैं। तो थर्ड हाफ पीरियड जोन के अंदर जितने भी पॉइंट है उनकी वजह से एम्पलीट्यूड, या ये कह लीजिए थर्ड हाफ पीरियड जोन की वजह से एम्पलीट्यूड निकालेंगे। तो हम ऐसे जोन वाइज निकालेंगे एम्पलीट्यूड, और ऐसे कर करके उसको जनरलाइज कर लेंगे, तो जितने भी टोटल नंबर ऑफ जोन यहां पर बनेंगे इस वेव फ्रंट के अंदर, उन सब की वजह से रिजल्टेंट यहां पर हमें मिल जाएगा क्या, एम्पलीट्यूड। और फिर उसी एम्पलीट्यूड का बाद में कर देंगे स्क्वायर तो आ जाएगी इंटेंसिटी। यही हम करने जा रहे हैं। ठीक है, तो ये जो एम्पलीट्यूड है वो कौन कौन से फैक्टर पर डिपेंड करता है, ये हमें पहले लिखना होगा कि एम्पलीट्यूड ड्यू टू हाफ पीरियड जोन्स, एम्पलीट्यूड ड्यू टू हाफ पीरियड जोन्स at a point P, at a point P depends upon, किन किन चीजों पर ये डिपेंड करता है ये भी देखना है, किन किन चीजों पर डिपेंड करता है। तो बारी बारी से देखिए, तीन चीजों पर ये डिपेंड करता है एम्पलीट्यूड, तीन चीजों पर एम्पलीट्यूड डिपेंड करता है। जो पॉइंट पी पर एम्पलीट्यूड मिलेगा हाफ पीरियड जोन की वजह से या अलग अलग जोन की वजह से, तीन फैक्टर पर डिपेंड करता है। पहला, एम्पलीट्यूड को हम आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो आर प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, आर प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ जोन्स। किसी भी जोन का एरिया जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा उसकी वजह से एम्पलीट्यूड मिलेगा। क्यों, क्योंकि जितना ज्यादा एरिया होगा उसमें उतने ज्यादा नंबर ऑफ सोर्सेस बनेंगे, उतने ज्यादा पॉइंट सोर्सेस होंगे, जितना ज्यादा पॉइंट सोर्स उतनी ज्यादा लाइट, उतना ज्यादा एम्पलीट्यूड या इंटेंसिटी होगा। तो इसलिए आर प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ जोन। दूसरा, आर प्रोपोर्शनल टू 1 में एवरेज डिस्टेंस, एवरेज डिस्टेंस ऑफ जोन फ्रॉम पॉइंट पी। पॉइंट पी से हमारा जो जोन है वो जितना दूर होगा, दूर होने की वजह से उसका इफेक्ट कम पड़ेगा, वहां पर कम इंटेंसिटी या एम्पलीट्यूड वो कंट्रीब्यूट कर पाएगा। तो यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा जोन का उतना कम इंटेंसिटी या एम्पलीट्यूड मिलेगा, जितना कम होगा उतना ज्यादा मिलेगा। और तीसरा एक टर्म और है, आर प्रोपोर्शनल टू 1 में कॉस थीटा एन। ये कॉस थीटा एन क्या है, जो पॉइंट पी को जब हम जोन से मिला रहे थे तो जो लाइन जा रही थी वो हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ जो एंगल बना रही थी वो एंगल होता है, उसको थीटा एन बोल रहे हैं, और 1 प्लस कॉस थीटा एन लिखा गया है। यानी आप ये भी समझ सकते हैं कि हमारा जो जोन है वो जितना ज्यादा ऊपर होगा, हमारा जो जोन है वो जितना ज्यादा ऊपर होता जाएगा वैसे वैसे थीटा की वैल्यू बढ़ती जाएगी। थीटा बढ़ेगा तो कॉस थीटा घटेगा, थीटा बढ़ेगा तो कॉस थीटा घटेगा, जिससे एम्पलीट्यूड भी घटेगा। तो ये तीन फैक्टर हमारे पास आ गए हैं। इन तीनों फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए हम आगे डिस्कस करेंगे। इसको ऑब्लिक्विटी 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 फैक्टर बोलते हैं इसको, ठीक है ना, ऑब्लिक्विटी फैक्टर, इसके ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। एवरेज डिस्टेंस और एरिया जोन आप निकाल चुके हैं। एक बात ध्यान देना है आपको, जो आपने एवरेज डिस्टेंस निकाला है, जो आपने एरिया जोन निकाला है, जो एक्चुअल वैल्यू आई है वो लिखना है। वो हमने जो अप्रोक्सीमेशन लिया था वो नहीं लिखना है हमें। अप्रोक्सीमेशन तो हमने सिंप्लिसिटी के लिए लिया हुआ था, लेकिन आपको पता है जैसे डिस्टेंस की, रेडियस की बात करें, रेडियस में भी हमने अप्रोक्सीमेशन लिया हुआ है, एग्जैक्ट वैल्यू थोड़ी है ये, हमने तो इसको इग्नोर किया। ये जीरो थोड़ी था, ये तो कुछ ना कुछ वैल्यू थी, लेकिन इसके रिस्पेक्ट में बहुत कम था तो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये एग्जैक्ट नंबर नहीं है, एग्जैक्ट नंबर ये है। सिमिलरली एरिया का भी ये एग्जैक्ट रिजल्ट नहीं, ये एवरेज डिस्टेंस में तो ऐसा कुछ नहीं किया हमने, पूरी वैल्यू हमने लिखी थी जो यहाँ पर आया था p प्लस लैम्डा बाई 4 और 2n माइनस में 1। लेकिन जो एरिया हमने लिखा था वो एरिया में हमने इस पार्ट को इग्नोर किया था, तो पूरा क्या आया था, पाई p लैम्डा प्लस 2n माइनस 1 लैम्डा स्क्वायर अपॉन 4 था।
ये एक्चुअल एरिया है, हमें इसी को लेकर के चलना है। तो एरिया की जगह पर हम क्या लिखेंगे, पाई पी लैम्डा प्लस 2n-1 लैम्डा स्क्वायर अपान 4, ये हम पूरा लिखते हैं। यहाँ पर एरिया ऑफ जोन की जगह पर कितना क्या था, पाई, और इसके बाद में यहाँ था पी लैम्डा प्लस 2n-1 लैम्डा स्क्वायर अपान 4, ये था। और एवरेज डिस्टेंस की बात करें तो इसी टाइप की वैल्यू आई थी एवरेज डिस्टेंस में, सिर्फ ये लैम्डा स्क्वायर की जगह पर आई थिंक लैम्डा आया हुआ था। एवरेज डिस्टेंस में क्या था, हाँ लैम्डा स्क्वायर की जगह पर लैम्डा है, बाकी पी आया था, लैम्डा इसमें नहीं था, पी के साथ में, पी के साथ लैम्डा नहीं था, ठीक है। पी प्लस लैम्डा बाई 4 2n-1, पी प्लस लैम्डा बाई 4, ये क्या था, पी प्लस लैम्डा बाई 4 2n-1, ये एवरेज डिस्टेंस था। और ये तो आपका ऑब्लिक्विटी फैक्टर 1 प्लस कॉस थीटा एन है। अब इन तीनों को मिला करके हम आगे कैलकुलेशन कर रहे हैं। इन तीनों को जब मिलाएंगे तो हम कह सकते हैं दैट इज आर प्रोपोर्शनल टू आर, मतलब एम्पलीट्यूड पॉइंट पी पर जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आएगा वो कितना हो जाएगा, आर प्रोपोर्शनल टू एरिया। एरिया वाला टर्म कितना था, ये था पाई, और ब्रैकेट के अंदर ये याद भी कर लीजिए, न्यूमेरिकल में काम भी आएगा, इसकी जरूरत पड़ेगी आपको। पी प्लस पाई पी प्लस लैम्डा, यहाँ पर आपका आया 2n-1 और यहाँ आया लैम्डा स्क्वायर अपान में 4, ये आपका हुआ क्या, एरिया वाला पार्ट। और कौन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ऊपर कौन था, ये 1 प्लस में कॉस थीटा एन भी था, ऑब्लिक्विटी फैक्टर भी था, और डिवाइडेड बाई क्या था, इनवर्सली प्रोपोर्शनल में कौन था, इनवर्सली प्रोपोर्शनल में एवरेज डिस्टेंस था, जिसकी ये वैल्यू है, यहाँ पर लिख लेंगे पी, प्लस में आएगा ये लैम्डा बाई 4, ब्रैकेट में आएगा ये 2n-1। बस इसी को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करना होगा, आप जरा इस वाले ब्रैकेट को देखिए, इसमें लैम्डा का स्क्वायर है, यहाँ पर लैम्डा है, अगर हम दोनों में लैम्डा को कॉमन कर लें तो लैम्डा को बाहर निकालने के बाद ब्रैकेट का पूरा पार्ट सेम सेम मैच कर जाएगा, यानी आर प्रोपोर्शनल टू क्या मिलेगा, यहाँ मिलेगा पाई और लैम्डा। अब ब्रैकेट में जो बचेगा पी प्लस में 2n-1 लैम्डा बाई 4 यहाँ पर, और सेम चीज अपान में भी आ जाएगा, ये है पहले से पी प्लस में 2n-1 लैम्डा बाई 4, ठीक। और यहां पर हो जाएगा आपका 1 प्लस में कॉस थीटा एन, ऑब्लिक्विटी फैक्टर पूरा कैंसिल कर लेते हैं, तो आर प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा पाई लैम्डा, और ये आपका ब्रैकेट में आ जाएगा 1 प्लस में कॉस थीटा एन, ठीक। एम्पलीट्यूड हमारा इसी के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ये एक तरह से रिलेशन बन गया, यहाँ कोई कांस्टेंट आएगा। तो यहाँ पर देखिए ये समझ आ रहा है कि जितना ज्यादा वेवलेंथ वाली लाइट हम यूज करेंगे उतना ज्यादा हमें उस पॉइंट पी पर एम्पलीट्यूड मिलेगा। और 1 प्लस कॉस थीटा एन में आपको ये बात पता है कि जैसे जैसे एन की वैल्यू बढ़ेगी, है ना, इसका कंक्लूजन ये है कि जैसे जैसे एन की वैल्यू बढ़ेगी, एन की वैल्यू मतलब ऑर्डर ऑफ हाफ पीरियड जोन, जितना ज्यादा हाफ पीरियड जोन्स बनेंगे, या जो आप हाफ पीरियड जोन्स पहले की बजाय दूसरा तीसरा चौथा लेंगे, जितने ज्यादा ऑर्डर का हाफ पीरियड जोन लेंगे, थीटा एन की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, ये थीटा एन की वैल्यू उतनी क्या होगी, थीटा एन भी तो उतना ज्यादा ही होगा ना भाई। अब थीटा एन है क्या, डायग्राम से देख लीजिए, ये थीटा एन क्या है, यही वाला एंगल था ना, कहां चला गया, ये एंगल थीटा एन है। तो भाई जब हम एनएथ वाले हाफ पीरियड जोन की बात करेंगे या एनएथ सर्कल की बात करेंगे तो ये एंगल उतना ज्यादा होगा। अगर हम उसके नीचे वाले की बात करेंगे तो एंगल और कम होगा, और नीचे वाले की बात करेंगे एंगल और कम होगा। मतलब जितने ज्यादा ऑर्डर वाले हाफ पीरियड जोन की बात करेंगे उसका थीटा एन पॉइंट पी के साथ जो बनेगा वो उतना ही ज्यादा होगा, और थीटा एन जितना ही ज्यादा होगा आपको पता है कॉस थीटा एन उतना ही कम होगा। थीटा बढ़ेगा तो कॉस थीटा घटेगा, कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है, कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है। थीटा जैसे जैसे बढ़ता जाता है वैसे वैसे कॉस थीटा घटता जाता है। तो जितने ज्यादा ऑर्डर वाले हम हाफ पीरियड जोन की बात करेंगे उसका कॉस थीटा एन उतना कम होगा। कॉस थीटा एन कम होगा तो ऑब्लिक्विटी फैक्टर भी कम होगा, है ना। इसका मतलब क्या, 1 प्लस में कॉस थीटा एन भी फिर कम ही होगा, जिसको ऑब्लिक्विटी फैक्टर कहते हैं। और ये जितना कम होगा एम्पलीट्यूड उतना कम होगा। यानी आप ये कह सकते हैं कंक्लूजन में दैट इज हायर द ऑर्डर ऑफ half period zone, higher the order of half period zone, smaller will be obliquity factor and so amplitude, ठीक है ना, एम्पलीट्यूड एट पॉइंट पी।
ऑब्लिक्विटी फैक्टर कम होगा और इस वजह से पॉइंट पी पर एम्पलीट्यूड भी क्या होगा, कम हो जाएगा। ठीक, मास्टर बैच 1 इजी लगा था, बिल्कुल सही बात है। यही मैं आप लोगों से बताने वाला था कि इन टॉपिक्स को अगर आप सिर्फ इस पर्पस से पढ़ना चाह रहे हैं कि आपके जो क्वेश्चंस आए हुए हैं या उस तरह के क्वेश्चन अगर आते हैं वो सॉल्व हो जाएं, तो बहुत ही आसान है, ये बहुत ही आसान है। जैसे डिफ्रैक्शन में भी आपने सिंगल स्लिट पढ़ा, डबल स्लिट पढ़ा, मल्टीपल स्लिट पढ़ा, भले ही उतनी चीजें डिस्कस हुई हैं, उतना सारा कुछ डिस्कस हुआ है, लेकिन आपको अगर बताएं न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से, आप सिर्फ जो उसकी समरी है, जो उसका फार्मूला है, सिर्फ अगर वो भी याद कर लेते हैं तो आपका सारा क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, तो हम ऐसा करने वाले हैं, आपका ये डिफ्रैक्शन पूरा होने के बाद में एक दिन हम वापस से क्लास करेंगे और उस क्लास के अंदर आपको समरी इस पूरे पार्ट का बताएं, क्योंकि बहुत ज्यादा आपको लग रहा होगा कि इतना सारा कुछ कैसे याद करेंगे। तो आपको हम बताने वाले हैं कि ऐसा जरूरी नहीं कि ये सब चीजें आप याद रखें। हमने शुरू में ही आपको बोल दिया कि इस डेरिवेशन और ये सारी चीजों से कोई वो नहीं है। हम कर क्यों रहे हैं, फिर कर इसलिए रहे हैं क्योंकि जितनी भी चीजें अगर हम डायरेक्टली आपको बताएंगे तो आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे, आप कहेंगे सर ये कहां से आया, वो कहां का जवाब हम पहले से ही लेके आ रहे हैं। और दूसरी बात ये कि आपको मेंस भी आगे एग्जाम देना ही है, तो वहां पर भी ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल हो जाएगा। तो ये पर्पज से हम कर रहे हैं, लेकिन हम इसको अभी हटा सकते हैं। अभी प्री के एग्जाम से पहले आप इन चीजों को बिल्कुल अवॉइड कर सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। आप इनको अवॉइड करके अपने इस रिजल्ट से ही अपना आंसर निकाल सकते हैं, सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। मल्टीपल स्लिट के डिफ्रैक्शन के केस में सिर्फ कल वाली क्लास में जो आपने पढ़ा है, और कल वाली क्लास का भी शुरुआत का पार्ट छोड़ सकते हैं, ग्राफ वगैरह का। सिर्फ आपको अगर पता हो ग्रेटिंग इक्वेशन क्या है, मैक्सिमम ऑर्डर कैसे निकलता है, रिजॉल्विंग पावर का फार्मूला क्या है, डिस्पर्सिव पावर का फार्मूला क्या है, ठीक है ना, और ग्रेटिंग एलिमेंट कैसे निकाला जाता है, बस इतना ही अगर पता हो, आप ट्राई करके देखिए, एक भी क्वेश्चन नहीं बचे होंगे। कल हमने आपसे कहा था कि आप प्रीवियस ईयर ट्राई करिए, सिर्फ कल वाली एक सिंगल क्लास से ही डिफ्रैक्शन के सारे क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। लेकिन हमने पढ़ा है उसको कई सारी क्लास के अंदर, तो ये एक चीज है। और हम एक समरी की क्लास इसकी करेंगे, ऑप्टिक्स में थोड़ा ज्यादा हैवी लग रहा है ये, तो ऑप्टिक्स में हम क्या करने वाले हैं, एक समरी क्लास ले लेंगे, उससे आपको बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगी। बहुत ज्यादा चीजें आपको लेकर के ढोने की जरूरत नहीं है। मतलब मेरा ये कहना है कि जो चीजें हम आपको बता रहे हैं ना, बस बैठ करके प्रवचन की तरह एक बार सुन लेना है, उसके बाद दिमाग से आप निकाल भी दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपको ये बस नाम, ये चीजें, ये सिचुएशन पता हो कि ऐसा भी कुछ होता है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि अभी तक सवाल जिस सिचुएशन में, जिस पैटर्न पर आए हैं, अगली बार भी सवाल वही सिंपल सा रिजॉल्विंग पावर कैलकुलेशन करके दे, ये जरूरी नहीं है ना। तो इसलिए हम ये चीजें कर रहे हैं, सिर्फ इसी वजह से सारी चीजों को लेकर के हम चल रहे हैं। अदरवाइज हम, अगर आपको याद हो मास्टर बैच में हमने सिंपल बताया, आपको सिंपल सा बता दिया, ये फार्मूला होता है, ये सब कुछ नहीं था उसमें। अगर करें तो सिंपल सा एरिया का फार्मूला बता दिया आपको, सिंपल सा रेडियस का फार्मूला बता दिया आपको, और 90% से ज्यादा चांस यही है कि क्वेश्चन में बस यही पूछेगा किसके ऊपर डिपेंड करता है। बट ये सारी बातें हम कर रहे हैं जिससे थोड़ी क्लैरिटी और हो जाए, मेंस वगैरह में काम आपको वैसे भी आ जाएगा। ठीक है ना। अगर आपका एग्जाम सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू होता तो कभी ना बात करते ये। हम खुद ही डेरिवेशन और थियोरेटिकल पोर्शन से बहुत ज्यादा डेप्थ में जाने से बचते हैं। बहुत ज्यादा चीजें, हम इन चीजों में बहुत ज्यादा बिलीव नहीं करते। मेरे हिसाब से कंपटीशन का आपका एग्जाम है तो आप सीधे रिजल्ट ओरिएंटेड बात भी करके अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, डेरिवेशन में इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं। बट यहाँ मजबूरी है कि हमें आगे इसकी जरूरत पड़नी ही है, और थोड़ा सा अगर हम ऐड ऑन करते जाएंगे तो हमारा ये टॉपिक ऐसे ही कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। हाँ, वही चीज है ना, लिखते लिखते प्रैक्टिस हो जाएगा तो थोड़ा सा आपको आगे के लिए हेल्पफुल हो जाएगा। तो अगर आप लोग कहें तो इसका हम आपको शॉर्ट में, जो हमारे पास एक और बैच का नोट्स है जिसमें ये सारी चीजें शॉर्ट में लिखी हुई हैं, जिसमें डेरिवेशन वाला पोर्शन नहीं है, वो चीजें हम वहां पर आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। वो प्रिंटेबल भी है, वो शायद आप चाहे तो प्रिंट आउट भी करा लीजिए, तो वो हम आपको प्रोवाइड कर सकते हैं, जिसमें शॉर्ट में सारी चीजें लिखी हैं, टू द पॉइंट, जो आपको याद रखना है। बाकी ये पूरा डिटेल में हम पढ़ रहे हैं क्योंकि आपको पता है मेंस का एग्जाम भी आपका है, तो वहां पर ये आपके लिए कारगर होगा। और आगे से हम यही कोशिश करेंगे, अब तो ये हमारा खत्म ही हो रहा है, आगे से हम कोशिश करेंगे तो टू दी पॉइंट चीजों पर चले, इन चीजों को थोड़ा अवॉइड करेंगे। ठीक है ना। क्योंकि ये मुझे ऐसा लग रहा है कि काफी दिनों से ये चीज मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ कि सबको ऐसे डर लगने लग गया है कि इतनी सारी चीजें कैसे हैं।
इतनी सारी चीजें कैसे याद रखेंगे? तो ऑप्टिक्स का ऐसा दहशत फैल गया है, मतलब सब लोग यही बोल रहे हैं कि ऑप्टिक्स कितना लेंदी हो गया, कितनी सारी चीजें हो गई। तो आगे वाला जो टॉपिक हमारा है पोलराइजेशन, उसमें इतना हमें डिटेल में नहीं जाना है, ठीक है। चलिए खैर हम अपने टॉपिक पर आते हैं वापस। तो अब हमें क्या करना है, पहले आप देखिए, आपने ये पढ़ा हुआ था कि एनी टू waves coming from two successive हाँ समरी, देखिए समरी जब करेंगे और जब न्यूमेरिकल करेंगे दो चीजें होती है, समरी और जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तब चीजें सब आपस में कनेक्ट होने लग जाएंगी। आपको ये समझ भी आ जाएगा कि किन चीजों पे ध्यान देना है, किन चीजों को हम थोड़ा सा लाइटली भी पढ़ सकते हैं, तो काम चल जाएगा। एनी टू वेव्स कमिंग फ्रॉम द टू सक्सेसिव zones at point P are opposite in phase। ये आपको पता है, ये हम पीछे भी बात कर चुके हैं। लैम्डा बाई 2 का पाथ डिफरेंस होता है, पाई का फेज डिफरेंस होता है, इसलिए अपोजिट फेज में होते हैं। एनी टू वेव्स कमिंग फ्रॉम टू सक्सेसिव जोन एट पॉइंट P आर अपोजिट इन फेज। सो इफ the amplitude due to first zone is positive। अब बताइए पहला जो जोन है, अगर पहले जोन से जितना भी हमें एम्पलीट्यूड मिल रहा है अगर वो पॉजिटिव है, तो बताइए अगला जो जोन होगा उसके जस्ट आगे वाला, पहले जोन के बाद दूसरा जोन, और पहले जोन और दूसरे जोन से मतलब दो लगातार जोन से जो लाइट जा रही है वो कैसी है, अपोजिट फेज में है। अपोजिट फेज में है तो आपको पता है एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, माइनस। आप पढ़ चुके हैं कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अपोजिट फेज में रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ए बराबर A1 माइनस आर बराबर A1 माइनस A2। तो माइनस क्यों किया गया, क्योंकि अपोजिट फेज था तो डिफरेंस करना पड़ेगा। तो अगर पहले जोन की वजह से एम्पलीट्यूड R1 प्लस में है, तो बताइए सेकंड वाले जोन की वजह से जो एम्पलीट्यूड आएगा, सेकंड जोन की वजह से जो एम्पलीट्यूड मिलेगा फिर तो वो निगेटिव होगा, क्योंकि अपोजिट फेज है। इसका पॉजिटिव ले लिया तो इसका कितना हो जाएगा, इसका फिर निगेटिव हो जाएगा। अब बताइए अगर ये दोनों अपोजिट फेज में थे, पहला जोन और दूसरा जोन, जो थर्ड वाला जोन होगा वो थर्ड वाला सेकंड वाले के साथ अपोजिट होगा। सेकंड वाले के साथ अपोजिट का मतलब अगर ये नेगेटिव है तो फिर ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। या ये कह लीजिए थर्ड वाला फर्स्ट वाले के साथ सेम फेज में हो जाएगा, क्योंकि फेज डिफरेंस कितने का आ जाएगा, इसमें पाई का था तो इसमें कितने का हो जाएगा, 2 पाई का फेज डिफरेंस मतलब सेम फेज। तो ये सिचुएशन बन जाएगी। सो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कितना आएगा। अब आज तो हम डेरिवेशन वाला जो पोर्शन है वो करेंगे ही, और यही आखिरी डेरिवेशन है भी, इसके बाद सब फार्मूला ही लिखना है। सो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ड्यू टू ऑल जोन्स एट पॉइंट P, सभी जोन की वजह से पॉइंट P पर जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होगा वो कितना हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा R इज इक्वल टू, पहले का हो जाएगा पॉजिटिव, दूसरे का हो जाएगा निगेटिव, तीसरे का हो जाएगा पॉजिटिव, चौथे का हो जाएगा निगेटिव। ऐसे ही करते करते हम चले जाएंगे लास्ट में। अब लास्ट में क्या आएगा ये भी सोचने वाली बात है, प्लस में कुछ लिखें या माइनस में कुछ लिखें, तो यहाँ दो तरह की पॉसिबिलिटी आएगी। अब देखिए इसको आप ऐसे बना लीजिए, माइनस में 1 पावर n माइनस 1 और यहाँ पर Rn। अगर आप इस हिसाब से चले nth वाले जोन का जो पार्ट आएगा वो ऐसे आएगा, पता नहीं पॉजिटिव आएगा कि निगेटिव, ये डिपेंड करेगा n की वैल्यू क्या है। आप देख लीजिए n की वैल्यू जब आप लिखेंगे क्या मतलब, ये माइनस कब कब आ रहा है, जब 2 4 6 ऐसा चल रहा है। जब n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू इवन नंबर है तो निगेटिव आ रहा है, n की वैल्यू इवन नंबर रखेंगे तो माइनस करके ऑड हो जाएगा, -1 पावर ऑड करने पर माइनस आ जाएगा। तो इस वाले जो चीज यहाँ लिखी हुई ना, इसको जनरलाइज कर दिया हमने लास्ट में। ये है रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का फार्मूला। अब इस रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड के फार्मूले को थोड़ा सा बस एक रीअरेंजमेंट हम आपको बता देते हैं, इसके बाद कोई डेरिवेशन यहां पर नहीं आएगा, ठीक है। अभी लगता है कि हमें अगली क्लास को कैंसिल करना पड़ेगा, 1 घंटे डिले किया था क्योंकि हमें पता है ये टॉपिक काफी टाइम टेकिंग है, और आज ही पूरा जोन प्लेट हमें, क्योंकि कनेक्टेड है आपस में सब, तो आज ही इसको खत्म भी करना है।
तो वो वाली क्लास को 1 घंटे डिले तो कर दिया, लेकिन अब इसको खत्म करके ही छोड़ेंगे, तो वो क्लास चलिए आगे डिसाइड करते हैं। देखते हैं अभी कितना ये लंबा जाएगा। इस फार्मूले को थोड़ा हम एक काम करने जा रहे हैं। अच्छा, ये बात हमें यहां से पता चला पीछे से कि जितने ज्यादा ऑर्डर का हमारा जोन होगा उसकी वजह से इंटेंसिटी उतनी कम होगी, यानी इंटेंसिटी लगातार डिक्रीज होगी। जैसे जैसे ऑर्डर बढ़ेगा वैसे वैसे इंटेंसिटी उसकी वजह से या एम्पलीट्यूड उसकी वजह से घटेगा। मतलब पहले वाले जोन की वजह से सबसे ज्यादा एम्पलीट्यूड या इंटेंसिटी मिलेगी, दूसरे वाले से थोड़ा कम मिलेगा, तीसरे वाले से और कम मिलेगा। जैसे जैसे ऑर्डर ऑफ जोन बढ़ेगा वैसे वैसे इंटेंसिटी बढ़ेगी। इस वजह से क्या होता है कि जैसे पहले वाले की वजह से जो एम्पलीट्यूड मिला उससे कम दूसरे से मिलेगा और उससे भी कम तीसरे से मिलेगा। तो जो दूसरा वाला है उसकी वजह से जो एम्पलीट्यूड या इंटेंसिटी है वो पहले और तीसरे के एवरेज के बराबर है, क्योंकि ग्रेजुअल डिक्रीमेंट हो रहा है ना, धीरे धीरे डिक्रीमेंट हो रहा है। तो दूसरे की वजह से जो हमें एम्पलीट्यूड मिलेगा वो पहले और तीसरे के एवरेज के ही बराबर होता है। तो इसलिए हम इस बात को आगे लिखेंगे, इस R2 को, इस R4 को हम थोड़ा और तरीके से लिख सकते हैं। सिंस देयर इज ग्रेजुअल डिक्रीमेंट in amplitudes due to higher order of zones, so मतलब पहले वाले की से कम इंटेंसिटी दूसरे का, उससे कम तीसरे का, तो दूसरे वाले का क्या मिलेगा, दूसरे वाले की जो एम्पलीट्यूड मिलेगी वो पहले और तीसरे वाले के एम्पलीट्यूड के एवरेज के बराबर होगा, है ना। फिर अब ये तो दूसरे का हो गया, जो चौथे वाले का मिलेगा आपको, चौथे वाले का जो एम्पलीट्यूड मिलेगा वो तीसरे और पांचवें वाले के एवरेज के बराबर हो जाएगा। छठे वाले का जो एम्पलीट्यूड मिलेगा आपको वो आपका छठे वाले का क्या हो जाएगा, पांचवें और सातवें वाले का एवरेज हो जाएगा, एंड सो ऑन। ऐसे हम छोड़ सकते हैं। यही वाला सेटअप हम थोड़ा सा यहाँ बढ़ाने वाले हैं, यही सेटअप को हम यूज करने जा रहे हैं अपने इस इक्वेशन के अंदर। जरा इस इक्वेशन को देखिए हम कैसे रीअरेंज करते हैं, बस यही लास्ट स्टेप है। R इज इक्वल टू आपने क्या लिखा था, R1 लिखा था ना। R1 को हम दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि हमें R1/2 अगर कहीं मिल जाता तो अच्छा होता। हमें R1/2 और R3/2 मिल जाएगा, तो दोनों मिलकर के R2 बन जाएगा। तो जो R1 पहला पार्ट है ना उसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। R1/2 लिख रहे हैं प्लस ब्रैकेट में लिख रहे हैं R1/2, मतलब इसी पहले वाले पार्ट का आधा अंदर कर दिया, इस पहले वाले पार्ट का आधा ब्रैकेट में लिख दिया। और जो R2 माइनस में है उसको अपनी जगह पर रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। फिर प्लस, यहां तक हो गया ना, ये पहला पार्ट हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, फिर R2 लिख दिया। अब R3 को भी आप क्या करिए, R3 को भी आप कर दीजिए डिवाइड। R3 को भी तो आप लिख सकते हैं R3/2, और फिर आगे भी लिख सकते हैं क्या उसको, आगे भी इसको लिख सकते हैं R3/2, ऐसा लिख सकते हैं। जो R3 था उसको R3/2 लिख दिया। उसके आगे क्या था, R3 के बाद क्या था, माइनस में R4 था, माइनस में R4 लिख लीजिए। फिर अब बताइए R3 और R4 के आगे कौन होगा, R5 रहा होगा, उस R5 का आधा इसमें आ जाएगा इसी ब्रैकेट में, और जो आधा बचा होगा वो अगले ब्रैकेट में चला जाएगा। आप समझ रहे हैं पैटर्न, पैटर्न आप समझ गए। यही पैटर्न चलता जाएगा और लास्ट में कितना आएगा, लास्ट में कितना आएगा। तो ये सवाल है कि लास्ट में पॉसिबिलिटी क्या है। अगर और आपका जो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा होते जा रहा है, अगर आपके पास नंबर ऑफ जोन ऑड नंबर है, मतलब 5 जोन है या 7 जोन है, 9 जोन है, आप देखिए क्या हो रहा है, जो ऑड नंबर वाला जोन है उस ऑड नंबर वाले जोन का आधा मिल रहा है एकदम लास्ट में। जैसे 3 जोन अगर होता तो 3 जोन के केस में आपको क्या मिलता, लास्ट में R3/2 मिलता। 3 जोन के केस में क्या मिलता आपको, 3 जोन के, या इस ब्रैकेट तक अगर आप अपने आप को रोके, इसको छोड़ दीजिए, अगर 3 जोन का होता केस तो 3 जोन वाले केस में क्या मिलता, लास्ट में R3 मतलब Rn/2 मिलता। और अगर 4 है, 6 है, 8 है, मतलब इवन नंबर ऑफ जोन्स हैं, तो इवन नंबर वाले में क्या मिलेगा, जैसे 4 है देखिए, तो 4 वाला यहाँ पर मिल रहा है, 4 वाले का आधा नहीं कर रहे हैं हम, इवन नंबर ऑफ जोन जो है उसके एम्पलीट्यूड को आधा नहीं कर रहे हैं, ऑड नंबर वाले का आधा हो रहा है, ऑड वाले का आधा हो रहा है, जबकि इवन वाले में क्या हो रहा है, इवन वाले का हम
एज इट इज लिख रहे हैं और माइनस में, और उसके पहले इससे एक कम वाले का आधा कर रहे हैं, तो हम यहाँ जो भी लिखेंगे वो बात हम आपको बता देते हैं। हालांकि उससे कोई फर्क फाइनली पड़ेगा नहीं, लेकिन हम लिख देते हैं। यानी यहाँ लास्ट में हमें क्या मिलेगा, यहाँ लास्ट में हम दो तरीके से दिखा दे रहे हैं आपको। या तो मिलेगा आपको Rn/2, या तो मिलेगा आपको Rn-1/2, और फिर माइनस में क्या मिलेगा, माइनस में मिलेगा आपको ये Rn। ये कब आएगा, Rn/2 कब आएगा, जब ऑड नंबर होगा, जब n ऑड होगा, व्हेन n इज ऑड, मतलब ऑड नंबर आप जोन्स अगर होंगे तो लास्ट स्टेज में लास्ट टर्म आपको क्या मिलेगा, Rn/2। और अगर इवन नंबर होगा तो इवन नंबर जो मिलेगा उसके पहले ही उससे एक कम वाले का ये होगा, बीच में माइनस होगा, कुछ इस टाइप की वैल्यू मिलेगी। ऑड वाले में लास्ट में इस टाइप का मिलेगा, और इवन वाले में अगर लास्ट में 4 है तो उसमें आपको ये वाला पार्ट मिलेगा इस ब्रैकेट में। तो ये आपका कब आएगा, जब n इज इवन नंबर। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, ये पूरा पार्ट जो है ये कैंसिल हो जाएगा। ये ब्रैकेट हमने क्यों बनाया था, क्योंकि ब्रैकेट आपस में कैंसिल हो रहे हैं। R1/2 प्लस R3/2, क्या इसको R1 प्लस R3/2 कर सकते हैं, और R1 प्लस R3/2 क्या है, प्लस में R2, ये दोनों मिलके प्लस में R2 और ये माइनस में R2 पूरा कैंसिल हो जाएगा। सिमिलरली R3 प्लस R5/2, R3 प्लस R5/2 क्या है, R4 है प्लस में, और ये माइनस में पूरा कैंसिल हो जाएगा। ऐसे कैंसिल होता जाएगा, लास्ट वाला टर्म बच जाएगा, लास्ट वाला टर्म बच जाएगा। यानी R की वैल्यू कितनी आ जाएगी, R की वैल्यू निकल जाएगी, यानी मिलेगा आपको ये R1/2 प्लस में आएगा Rn/2, कब, जब n की वैल्यू ऑड होगी, या फिर आपको मिलेगा R की वैल्यू R1/2 प्लस में कितना आएगा Rn-1/2, और फिर माइनस में आएगा Rn, ये कब आएगा, जब n की वैल्यू इवन नंबर होगी। ये रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड हमने निकाल दिया, जब n की वैल्यू होगी ऑड तब ये मिलेगा, जब n की वैल्यू होगी इवन नंबर तब ये आपको मिलेगा। ये रिजल्टेंट हमने निकाल लिया क्या, एम्पलीट्यूड। लेकिन आपको पता है कि जैसे जैसे ऑर्डर बहुत बढ़ता जाता है, जैसे जैसे ऑर्डर ऑफ जोन बढ़ता है, वैसे वैसे उसकी वजह से एम्पलीट्यूड का मान घटता रहता है। यही तो हमने यहाँ पर डिराइव करके लिखा हुआ था। ये जो बात हमने लिखी थी इसका यही मतलब था ना, जैसे जैसे ऑर्डर बढ़ेगा ऑब्लिक्विटी फैक्टर घटेगा, जिससे एम्पलीट्यूड भी घटेगा। और ये जो ऑर्डर आपका बनता है किसी भी प्लेन वेव फ्रंट के अंदर, जो आपका ऑर्डर ऑफ जोन प्लेट बनता, ऑर्डर ऑफ ये जोन बनता, हाफ पीरियड जोन, ये बहुत ही ज्यादा होता है। और ये बहुत ही ज्यादा होने की वजह से n की वैल्यू चाहे इवन नंबर हो चाहे ऑड नंबर हो, n इज वेरी लार्ज या वेरी हाई, n की वैल्यू बहुत ही हाई होती है। इस वजह से जो लास्ट वाला एकदम होगा, एकदम लास्ट वाला, चाहे ये वाला पार्ट मिले चाहे ये वाला पार्ट मिले, जो भी nth या n-1th होगा उसका एम्पलीट्यूड लगभग लगभग जीरो हो जाता है। क्योंकि आपको पता है जैसे जैसे हायर ऑर्डर के जोन की तरफ जाते हैं उसकी वजह से एम्पलीट्यूड बहुत कम हो जाता है। तो इतना ज्यादा नंबर ऑफ जोन्स हैं कि आखिरी वाले की वजह से जो एम्पलीट्यूड मिलेगा लगभग जीरो के करीब होगा। तो हम इसको या इसको दोनों को जीरो कह सकते हैं। Rn जीरो कर सकते हैं आप, Rn-1/2 जो है उसको भी जीरो कर सकते हैं आप। इसी वजह से लास्ट वाले टर्म का लास्ट में कुछ मतलब नहीं निकला, ये सब खत्म ही होना है। तो फाइनल जो आपके पास रिजल्ट आया वो फाइनल रिजल्ट सो R इज इक्वल टू कितना आ गया, R1/2। ये है हमारा सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट। मतलब जितनी बातें हमने डिस्कस करी हैं, आप चाहे तो ये सारा कुछ दिमाग से एकदम जीरो कर दीजिए, कोई मतलब नहीं, कोई दिक्कत नहीं। आपको ये बात याद रहे कि हमें पॉइंट पी पर जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड मिलेगा वो कितना मिलेगा, फर्स्ट वाले हाफ पीरियड जोन के एम्पलीट्यूड के आधे के बराबर मिलेगा। फर्स्ट वाला जो सेंटर पर था उसकी वजह से कुछ हमें एम्पलीट्यूड मिलेगा R1, और जितना फर्स्ट वाले की वजह से मिलेगा, फर्स्ट वाले की वजह से मिलेगा, सॉरी फर्स्ट वाले की वजह से जितना मिल सकता है उसका आधा। आप कहेंगे आधा क्यों हुआ, भाई जब अकेले फर्स्ट वाला R1 दे सकता है तो बाकी सब मिलकर के R1 से और ज्यादा होना चाहिए, लेकिन सबका मिलाकर के R1/2 क्यों हो रहा है, क्योंकि आपको पता है सब लोग सेम फेज में नहीं थे, हर दूसरा अपोजिट फेज में हो रहा था। तो एम्पलीट्यूड आपस में सबके जुड़ थोड़ी रहे थे, किसी का घट रहा है, किसी का जुड़ रहा है, किसी का घट रहा है, किसी का जुड़ रहा है। फाइनल कंक्लूजन क्या निकल के आया कि जो टोटल एम्पलीट्यूड मिलेगा पॉइंट पी पर वो पहले वाले हाफ पीरियड जोन के एम्पलीट्यूड के आधे के बराबर मिलेगा। ठीक है, अगर ये रिजल्ट आपको पता चल गया तो अब यहीं से आप इंटेंसिटी भी निकाल सकते हैं, जो कि फ्रेक्शनल हाफ पीरियड जोन का मेन पर्पस यही था। इंटेंसिटी आई प्रोपोर्शनल टू होता है एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, तो इसका मतलब ये हुआ कि आई इक्वल टू, आप लिख लीजिए इंटेंसिटी आई इक्वल टू एम्पलीट्यूड आर स्क्वायर। आर की जगह पर आप लिखेंगे R1/2 का होल स्क्वायर, R1/2 का होल स्क्वायर। तो कुल मिला के हो जाएगा आई इक्वल टू, इसको लिखेंगे R1 का स्क्वायर अपान में 4। R1 का स्क्वायर मतलब आप इसको I1 बोल दीजिए, तो I1 अपान 4 है ना। तो कुल मिला के आपका कंक्लूजन क्या निकला, कंक्लूजन ये निकला कि रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू
फर्स्ट हाफ पीरियड जोन का एम्पलीट्यूड अपान 2 और रिजल्टेंट इंटेंसिटी इक्वल टू फर्स्ट हाफ पीरियड जोन की इंटेंसिटी अपान में 4। ठीक है, ये हमारा रिजल्ट मिलेगा, दैट इज रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड at P is equal to half of amplitude of first half period zone, first half period zone, and अगर इंटेंसिटी के फॉर्म में बात करेंगे, एंड रिजल्टेंट इंटेंसिटी at point P is equal to 1/4 of the intensity due to first half period zone. ठीक है, तो ये प्रयास था फ्रेस्नेल का, जिन्होंने इसके लिए हाफ पीरियड जोन्स और सारी चीजें बनाई थी। अब इसके बाद हम आ जाते हैं, ये सारा कुछ अगर हो गया, सीधे अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, दैट इज जोन प्लेट। और जोन प्लेट के बाद ये हो जाएगा खत्म, मतलब आधे घंटे आप मान लीजिए और। ठीक है, जोन प्लेट। अब ये जोन प्लेट क्या है? जोन प्लेट एक डिवाइस है, मतलब हाफ पीरियड जोन का जो इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया है ना, हाफ पीरियड जोन में क्या हुआ, कुछ कंसेंट्रिक सर्किल बनाए थे और उन सर्किल्स में से लाइट पास हो रही थी और उनके सुपरपोजिशन से रिजल्टेंट इंटेंसिटी मिल रही थी हमें स्क्रीन पर या किसी पॉइंट पी पर। उस चीज को प्रैक्टिकली करने के लिए, ये तो थियोरेटिकल बातें हो गई, उस चीज को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करने के लिए एक डिवाइस बनाया गया है, उसी का नाम है जोन प्लेट। तो जोन प्लेट क्या है? इट इज अ डिवाइस, it is a specially designed diffracting screen which is used to obstruct the rays coming from alternate zones, अल्टरनेट जोन्स या अल्टरनेट आप कह सकते हैं सर्कल्स। ठीक है ना, अल्टरनेट जोन्स या अल्टरनेट हाफ पीरियड जोन्स कह सकते हैं। अल्टरनेट हाफ पीरियड जोन्स, थोड़ा सा इसके बारे में लिख देते हैं तभी समझ में आएगा अभी जब इसका डायग्राम बनाएंगे तब। तो इट इज अ स्पेशली डिजाइन डिफ्रैक्टिंग स्क्रीन विच इज यूज्ड टू ऑब्स्ट्रक्ट द रेज कमिंग फ्रॉम अल्टरनेट हाफ पीरियड जोन्स टू construct half period zones, to construct a zone plate, we draw a concentric circles on a white paper sheet with radius of circles in increasing order of square root of
with radius of circles in increasing order of square root of natural numbers. The reduced photo या आप कह सकते हैं निगेटिव, जो फोटो का निगेटिव निकलता है ना, निगेटिव बोलते हैं उसको, द रिड्यूस्ड फोटो या निगेटिव ऑफ दिस ऑन plain glass sheet या plain glass plate is called zone plate. ठीक है, आप अगर ध्यान से समझें तो आपने जो पीछे फ्रेस्नेल्स हाफ पीरियड जोन पढ़ा है, फ्रेस्नेल्स हाफ पीरियड जोन में हो क्या रहा था, फ्रेस्नेल के हाफ पीरियड जोन में अंदर का एक छोटा सा सर्कल था, उससे लाइट पास हो रही थी तो उसका कुछ इंटेंसिटी मिल रहा था। फिर आपने कहा कि अंदर वाले सर्कल से पास हो गया, अब दोबारा क्या करना, अंदर वाले सर्कल का हमें नहीं चाहिए, उसके बाहर अंदर वाले सर्कल और बाहर वाले सर्कल मतलब सेकेंड सर्कल और फर्स्ट सर्कल के बीच का जो एरिया है, उस वाली एरिया से जो लाइट पास होगी उसका हमें एम्पलीट्यूड चाहिए। अगर यही चीज को हमें एक्चुअल में करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम क्या करते हैं, एक व्हाइट पेपर के ऊपर ऐसे कंसेंट्रिक सर्किल बना लेते हैं और उस कंसेंट्रिक सर्किल के अंदर कुछ क्या कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक चीज छूट गया, रेडियस तो आपने ये ले लिया, लेकिन इसमें अल्टरनेट सर्कल को क्या करना होता है, ब्लैक पेंट करना होगा ताकि उससे लाइट पास ना हो। अल्टरनेट सर्कल को हमें ब्लैक पेंट करना होगा ताकि उसमें से लाइट क्या हो जाए, अल्टरनेट हाफ पीरियड जोन्स में से लाइट ना पास हो पाए। ठीक है ना, तो इसमें कह सकते हैं एंड पेंट ब्लैक टू द अल्टरनेट सर्कल्स। ये जो अल्टरनेट सर्कल्स है ना, उन्हीं सर्कल्स को हम जोन बोल रहे हैं। तो अल्टरनेट सर्कल को क्या करते हैं, ब्लैक पेंट कर देते हैं, सो दैट इट ऑब्स्ट्रक्ट द लाइट रीच ठीक है ना, ताकि ये लाइट रेज को रोक कर रखे। और फिर ये जो इस तरह का आपका डायग्राम बनेगा, उसका आप एक निगेटिव बनाइए और उस निगेटिव को क्या करिए, ग्लास प्लेट के ऊपर चिपका दीजिए। तो ये पूरा जो सेटअप बनेगा, इस तरह का डिजाइन बनाने के बाद में उसका एक निगेटिव लीजिए, वो निगेटिव को ग्लास प्लेट के ऊपर चिपका दीजिए। अब ये जो भी कुछ बना वो क्या बन गया, दिस इज कॉल्ड जोन प्लेट। जोन प्लेट मतलब एक तरह से हाफ पीरियड जोन को बनाने का प्रयास है। फिजिकली हाफ पीरियड जोन को हम बना रहे हैं एक डिवाइस के ऊपर, एक ग्लास प्लेट के ऊपर। यही है हमारा हाफ पीरियड जोन। अब ये जो हाफ पीरियड जोन होता है, इसके टाइप्स होते हैं, दो टाइप होते हैं, एक होता है पॉजिटिव हाफ पीरियड जोन और एक होता है निगेटिव हाफ पीरियड जोन। याद करने का बहुत ही आसान तरीका आपको बता रहे हैं, बहुत कंफ्यूजिंग होता है। पॉजिटिव जोन प्लेट और निगेटिव जोन प्लेट, पॉजिटिव जोन प्लेट और निगेटिव जोन प्लेट, पॉजिटिव जोन प्लेट एंड निगेटिव जोन प्लेट। ठीक है, ये देखिए कंसेंट्रिक सर्कल्स बनाया हमने, पहला सर्कल है ये, दूसरा सर्कल है ये, तीसरा सर्कल है ये, ठीक, चौथा सर्कल है ये, पांचवा सर्कल है ये। बस इसी तरह से यहां पर भी आते हैं, ये पहला सर्कल हो गया, दूसरा सर्कल हो गया, तीसरा सर्कल हो गया, चौथा ये हो गया और ये पांचवा। ठीक है, देखिए अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हैं जिससे आपका ये अंदर वाला ट्रांसपेरेंट है, पहला वाला एकदम यहां से अंदर शुरू कर रहे हैं, अगर पहला सर्कल ट्रांसपेरेंट है और दूसरे को पहला ट्रांसपेरेंट है, यही शुरू करना। अगर पहला ट्रांसपेरेंट है तो पॉजिटिव, पहला अगर ओपेक है तो निगेटिव। पहला अगर ट्रांसपेरेंट है मतलब इसमें से लाइट पास हो सके, आपने इसको ब्लैक पेंट नहीं किया है, आपने इस वाले जोन प्लेट को
आपने इसको क्या कर दिया, इसको आपने ब्लैक कर दिया है, इसको क्या कर दिया है, इसको आपने ब्लैक कर दिया ऐसे, तो ये लाइट को रोक देगा, इसमें से लाइट आगे नहीं जाएगी, है ना। ऐसा हो गया, पहला ट्रांसपेरेंट है, दूसरा ओपेक है, तीसरा ट्रांसपेरेंट है, चौथा ओपेक है। फिर पांचवा ट्रांसपेरेंट है, छठा ओपेक है। ये सीक्वेंस चलेगा। पॉजिटिव है, इसमें उल्टा होता है, इसमें पहला ही क्या है, ओपेक है, ये पहला ओपेक है, दूसरा क्या है, ट्रांसपेरेंट है। पहला ओपेक है, दूसरा ट्रांसपेरेंट है, फिर तीसरा ओपेक है, फिर चौथा ट्रांसपेरेंट है, पांचवा ओपेक है। ठीक है, तो यहां पर देखिए क्या हो रहा है, इसको आप कैसे याद करेंगे। इसमें जो ऑड नंबर, ऑड सर्कल्स हैं, इसमें जो ऑड नंबर ऑफ सर्कल्स हैं, जो इवन नंबर ऑफ सर्कल्स हैं, ऑड सर्कल्स और इवन सर्कल्स। तो ऑड सर्कल जैसे कहने का मतलब पहला सर्कल, दूसरा के बाद तीसरा सर्कल, पांचवा सर्कल, सातवां सर्कल, ये क्या है, ये है ट्रांसपेरेंट, ये क्या है, ट्रांसपेरेंट है, इससे लाइट पास होगी। और इवन सर्कल जैसे कि दूसरा सर्कल दिख रहा है आपको, चौथा हो गया, छठा हो गया, आठवां हो गया, ये क्या है, ओपेक है। तो ये क्या होता है हमारा, ये होता है पॉजिटिव जोन प्लेट। और इसी का उल्टा है यहाँ पर, इसमें आपने जो सर्कल्स लिए हैं कौन से वाले, ऑड और इवन वाले। तो इसमें जो ऑड वाले सर्कल हैं जैसे 1 3 5, 1 3 5, ये सब क्या है, ये ओपेक है, ये ओपेक है, अपारदर्शी है। जो इवन वाले हैं मतलब 2 4 6, ये कितना, ये क्या कैसे हैं आपके, ट्रांसपेरेंट है। तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे निगेटिव जोन प्लेट। तो ये निगेटिव पॉजिटिव का कंफ्यूजन थोड़ा ज्यादा होता है, कौन ट्रांसपेरेंट है कौन ओपेक है। तो हम सीधे आपसे कहेंगे सर्कल बनाइए, और शुरुआत अगर अच्छी हो गई, शुरुआत अगर पॉजिटिव हो गई, शुरुआत पॉजिटिव मतलब पहले ही सर्कल से लाइट पास हो गया, मतलब सक्सेसफुल रहा, पॉजिटिव हुआ, तो इसको हम पॉजिटिव अप्रोच मान के चल रहे हैं कि पॉजिटिव मतलब पहले सर्कल से लाइट पास हो रही, तो पॉजिटिव हुआ, अच्छा हुआ, मतलब शुरुआत अच्छा हुआ ना, सक्सेसफुल हुआ। तो ये पॉजिटिव जोन प्लेट। अब इसके बाद क्या ही बनेगा, कहानी खुद बना लीजिए। पहले में अगर लाइट पास हुआ तो दूसरे में नहीं करना है, तीसरे में पास करना है, चौथे में नहीं करना है, अल्टरनेट चलेगा। ये पूरी कहानी याद करने की जरूरत नहीं है। और पहला ही गड़बड़ हो गया, पहले ही प्रयास में फेल हो गए कि पहले ही सर्कल से लाइट पास नहीं हो रही, फिर ये निगेटिव हो गया। ऐसे करके याद करेंगे तो ठीक रहेगा, नहीं तो ये बड़ा कंफ्यूजिंग है, क्योंकि सिर्फ एक ही बात की डिफरेंस है, इवन और ऑड आपस में मिक्स हुए तो सब गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए, इसके बाद एक रेडियस का फार्मूला है, जोन प्लेट एज कॉन्वेक्स लेंस है, और उसके बाद में उसका कंपैरिजन है। ये क्लियर हो गया है तो आगे बढ़े। तो हम पहले पेपर पर ऐसा बनाते हैं, ये जितना ओपेक वाला है ना, ये ब्लैक पेंट किया गया, पेपर पे ऐसा डायग्राम बनाते हैं। इसका निगेटिव मतलब फोटोग्राफ लेते हैं, निगेटिव मतलब फोटोग्राफ, जिसको रिड्यूस्ड फोटो बोलते हैं। तो वो करके हम इसको ग्लास प्लेट के ऊपर चिपका देते हैं, फिर उसके ऊपर लाइट डालते हैं। तो जो जो ये ब्लॉक वाला पोर्शन है वहां से लाइट नहीं जाएगा, जो दूसरे पोर्शन है उसमें से लाइट पास होगा। तो ये बन जाएगा क्या, देखिए, फर्स्ट जोन, थर्ड जोन, ऐसे करके अलग अलग जोन है। तो इससे लाइट पास होगी नहीं होगी, उस हिसाब से ये हमारा जोन प्लेट हो जाएगा, इसको बोलेंगे जोन प्लेट। अब यहां पर लिख रहे हैं कॉन्वेक्स, सॉरी, जोन प्लेट एज अ कॉन्वेक्स लेंस, जोन प्लेट एज अ कॉन्वेक्स लेंस, जोन प्लेट एज अ कॉन्वेक्स लेंस। देखिए, जोन प्लेट एज अ कॉन्वेक्स लेंस, अगर हम इस जोन प्लेट को, अगर हम इस जोन प्लेट को कुछ इस तरीके से दिखाएं, इसका मतलब आप समझ रहे हैं, ये साइड व्यू है। हमारा जो जोन प्लेट है वो तो सर्कुलर है ना, इस जोन प्लेट को साइड से अगर हम देखें, तो साइड से देखने का मतलब ये वो वाला पोर्शन है जो स्लिट की तरह दिख रहा है, इसमें से लाइट पास होगा,
जो आपको ये लाइन दिख रही है इसका मतलब ओपेक वाला ब्लैक पेंटेड, ऐसे ऐसे ब्लैक 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 ऐसे है ना, मतलब अगर हम इधर से साइड से इधर से देखें तो हमें वो सर्कल है, लेकिन हम ये सामने से और साइड से देख रहे हैं तो हमें उसका सरकमफेरेंस का जो पार्ट है वो दिख रहा है। तो इसमें क्या है, सपोज यहाँ पर कोई सोर्स ऑफ लाइट है और यहाँ पर आपको इसका इमेज बनाना है, तो क्या करते हैं, इसके ऊपर जब लाइट पास होती है तो अलग अलग जोन से होकर के लाइट आगे जाती है, ठीक है ना, अलग अलग जोन से होकर के लाइट यहाँ पर जाएगी, जैसे इससे लाइट जाएगी यहाँ पर चली जाएगी, यहाँ से लाइट जाएगी यहाँ पर चली जाएगी, यहाँ पर लाइट जाएगी यहाँ पर लाइट चली जाएगी। इस तरह के सिचुएशन यहाँ पर बनते हैं हमारे इस जोन प्लेट से। ये जोन प्लेट ही रखा हुआ, ये क्या है, जोन प्लेट है, जोन प्लेट का साइड व्यू है। तो जोन प्लेट पर अगर हम किसी सोर्स से लाइट पास करें और वो लाइट आकर के यहाँ पर किसी एक जगह पर फोकस हो जाए, तो आप इस जोन प्लेट से सोर्स ऑफ लाइट की डिस्टेंस को यू बोलेंगे, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इसको आप डिस्टेंस ऑफ वी बोलेंगे, इमेज। और ये वही काम कर रहा है जो आपका कॉन्वेक्स लेंस करता है। कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है, लाइट को कन्वर्ज करके एक जगह पर इकट्ठा कर देता है। तो ये भी लाइट को एक जगह पर कन्वर्ज करके इकट्ठा कर रही है, यानी कि आप ये कह सकते हैं कन्वर्जिंग नेचर यहाँ पर है। जोन प्लेट हैज द कन्वर्जिंग नेचर जस्ट लाइक कॉन्वेक्स लेंस। इसी वजह से बोल रहे हैं जोन प्लेट जो है कॉन्वेक्स लेंस की तरह बिहेव करता है। तो जोन प्लेट हैव कन्वर्जिंग नेचर लाइक कॉन्वेक्स लेंस। उत्तल लेंस की तरह इसके पास भी क्या होता है, कन्वर्जिंग नेचर होता है, इसलिए हम कहते हैं जोन प्लेट जो है वो कॉन्वेक्स लेंस की तरह बिहेव करता है। अब यहां पर देखिए रेडियस ऑफ जोन प्लेट, रेडियस ऑफ जोन, जोन प्लेट का जो अलग अलग जोन है, जोन प्लेट का जो अलग अलग जोन है, अगर हमें उसका रेडियस निकालना है तो क्या करेंगे। अब आप कहेंगे रेडियस का फार्मूला तो अभी भी पीछे पढ़ लिया था। अब जो रेडियस का फार्मूला हम निकाल रहे हैं वो यू और वी के फॉर्म में निकाल रहे हैं। वहां जो हमने रेडियस का फार्मूला निकाला था वो आर एन इक्वल टू क्या था, स्क्वायर रूट ऑफ पाई पी लैम्डा, इस टाइप की वैल्यू आई थी, पाई पी लैम्डा, है ना, सॉरी पी एन लैम्डा, पी एन लैम्डा निकल के आया था स्क्वायर रूट के अंदर रेडियस की वैल्यू। तो हाफ पीरियड जोन्स की जो रेडियस है वो अलग हो गया। अभी जोन प्लेट हमने बनाया और जोन प्लेट के अंदर जो डिवाइस हमने बनाया है इसमें हम रेडियस निकालेंगे यू और वी के फॉर्म में, और ये रेडियस का फार्मूला आएगा। अब डेरिवेशन नहीं कर रहे हैं, इसका याद कर लीजिए क्योंकि लेंथी है और बहुत हैवी होता भी जा रहा है। तो आर एन स्क्वायर इक्वल टू यू वी अपान में यू प्लस वी, है ना, यू वी और अपान में यू प्लस वी, यहां पर आएगा क्या, लैम्डा स्क्वायर, अपान में आएगा ये, सॉरी एन लैम्डा आएगा, यहां पर आएगा एन लैम्डा, सॉरी एन लैम्डा। ये हमारा रेडियस का फार्मूला है। इस रेडियस के फार्मूले को आप चाहे तो स्क्वायर रूट ले लीजिए। इसको अगर आप स्क्वायर रूट ले लेंगे तो आपको मिलेगा आर एन इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, अब ये सारा कुछ स्क्वायर रूट में चला जाएगा, बस इतना ही फर्क आएगा। यहाँ पर यू वी अपान में यू प्लस वी हो जाएगा और उसके बाद में यहाँ पर आएगा एन इंटू में लैम्डा, ठीक है। ये हमारा रेडियस का फार्मूला है। अब हम चाहे तो इसी रेडियस के फार्मूले को थोड़ा और सिंप्लीफाई करें तो आपको एक और सिमिलरिटी दिखा सकते हैं कि ये हमारा जो जोन प्लेट है वो कॉन्वेक्स लेंस या लेंस की तरह, क्योंकि हमने लेंस से कंपेयर किया है ना, तो इसका जो रेडियस है या इसका जो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट है, डिस्टेंस ऑफ इमेज है, इसको भी अगर हम यहाँ से थोड़ा ट्रीटमेंट करें, जैसे हम यहीं से कर लेते हैं क्योंकि हमें स्क्वायर करने के बाद ही सॉल्व करना है। तो जब आप इसको लेकर के चलेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, u प्लस वी और अपान में क्या आएगा, अपान में आएगा u इंटू वी इज इक्वल टू, ये इधर ले जाइए तो आपको मिलेगा एन लैम्डा अपान में आर एन का स्क्वायर। अब जरा इसको सेपरेट करिए, u अपान में u प्लस वी, u से u कैंसिल होगा, 1 अपान वी आएगा, इसको डिवाइड करेंगे 1 अपान u आएगा, तो 1 अपान वी प्लस में 1 अपान u इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका एन लैम्डा अपान में आर एन का स्क्वायर। अगर हम साइन कन्वेंशन का इस्तेमाल करने, चिन्ह परिपाटी का इस्तेमाल करने, तो जो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट u है वो निगेटिव होगा। तो साइन कन्वेंशन के बाद आप इसको लिखेंगे 1 अपान वी, यू की वैल्यू अगर नेगेटिव लिखते हैं तो 1 अपान यू इज इक्वल टू आएगा एन लैम्डा अपान में आर एन का स्क्वायर। ये जो जोन प्लेट के लिए इक्वेशन आया है, ये इक्वेशन किसके लिए, जोन प्लेट के लिए आया है, क्योंकि जोन प्लेट का ये फार्मूला था रेडियस का। तो जोन प्लेट के लिए जो इक्वेशन आई कब आया है, आफ्टर अप्लाई या u इज नेगेटिव, यहां लिख दीजिए u इज नेगेटिव साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग। चलिए यहां लिख देते हैं साइन कन्वेंशन। चिन्ह परिपाटी क्या कह रहा था कि लेफ्ट वाला डिस्टेंस निगेटिव अगर हम ले लें, u की वैल्यू को अगर हम निगेटिव ले लें तो उस केस में ये फार्मूला ऐसे बन जाएगा। अब ये फार्मूला जो आया है ये बिल्कुल मैच नहीं कर रहा है फॉर कॉन्वेक्स लेंस। अगर हम लिखें तो फॉर कॉन्वेक्स लेंस आप लिखते हैं तो क्या लिखते हैं आप,
कॉन्वेक्स लेंस के केस में क्या फार्मूला होता है, लेंस के लिए फार्मूला ऐसा ही होता है ना, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस में 1/u इज इक्वल टू 1/f, यही होता है। लेकिन हमारा जो जोन प्लेट है उसके लिए जो इक्वेशन आया वो ये इक्वेशन आया, इसको आपको इक्वेशन 1 मान लीजिए। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें तो आप कह सकते हैं फोकल लेंथ की जगह पर इसमें क्या मिला है, फोकल लेंथ की जगह पर इसमें ये पार्ट मिला है, v की जगह पर v, u की जगह पर u। तो वहां पर उसमें क्या है, बगल में 1/f है, इसमें क्या है n लैम्डा अपान rn स्क्वायर है, मतलब ये जो वैल्यू लिखी है वो 1 फोकल लेंथ के इक्विवेलेंट है। तो कंपेयर करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, अगर आप कंपेयर करेंगे इक्वेशन 1 और 2 से तो यहाँ पर मिलेगा 1/f और वहां पर क्या मिलेगा, वहां पर आपको मिलेगा 1/f, यहाँ पर मिलेगा n लैम्डा अपान में rn का स्क्वायर। तो यहाँ से आपको f की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, ये मिल जाएगा rn का स्क्वायर अपान में n लैम्डा। इसको बोलते हैं दिस इज कॉल्ड द फोकल लेंथ, किसका फोकल लेंथ, दिस इज द कॉल्ड द फोकल लेंथ ऑफ जोन प्लेट, इसको जोन प्लेट का फोकल लेंथ कहते हैं। लेकिन ये ध्यान रखना है कि ये जोन प्लेट का कौन सा फोकल लेंथ है, यही बहुत बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट होता है। ये जो जोन प्लेट का फोकल लेंथ है कौन सा है, फर्स्ट फोकल लेंथ है। जोन प्लेट का केवल यही फोकल लेंथ नहीं होता, इस फार्मूले में जो आया है वो फर्स्ट फोकल लेंथ है। इसलिए जोन प्लेट के फोकल लेंथ के लिए जनरल फार्मूला आप देखिए, हम यहाँ पर लिख रहे हैं फोकल लेंथ ऑफ जोन प्लेट, फोकल लेंथ ऑफ जोन प्लेट अगर लिखें, जोन प्लेट का अगर हम फोकल लेंथ लिखें तो इसके कई सारे फोकल लेंथ आते हैं। पहले आता है क्या, पहले आता है आर एन स्क्वायर अपान में एन लैम्डा, दूसरा आता है आर एन स्क्वायर अपान में 3n लैम्डा, तीसरा आता है आर एन स्क्वायर अपान में 5n लैम्डा, फिर अगला आता है क्या आर एन स्क्वायर अपान में 7n लैम्डा। इस टाइप के फोकल लेंथ उसके आते हैं। ये कौन सा है, ये केवल है ये फर्स्ट वाला फोकल लेंथ यहाँ निकल के आया है। तो अगर हम इसको जनरलाइज करें तो हम जनरलाइज वे में लिखेंगे फार्मूले को ऐसे, जनरलाइज वे में हम ऐसे लिख रहे हैं एफ एम इज इक्वल टू आर एन स्क्वायर अपान में 2m-1 और यहां पर n और यहां पर लैम्डा। ये बात आपको समझ लेना है कि फोकल लेंथ की जो वैल्यू निकाल रहे हैं वो फोकल लेंथ कौन सा निकालना है, फर्स्ट फोकल लेंथ, सेकंड फोकल लेंथ, थर्ड फोकल लेंथ, मतलब ऑर्डर ऑफ फोकल लेंथ अगर आपको दिया जाए कि पहला फोकल लेंथ निकालिए दूसरा निकालिए, तो पहला फोकल लेंथ निकालना है तो m की वैल्यू 1 रखेंगे तो 2-1 यानी 1 बन जाएगा, तो आएगा f बराबर आर एन स्क्वायर अपान एन लैम्डा, ये मिल जाएगा। दूसरा फोकल लेंथ निकालना है तो यहाँ पर 2 रखेंगे तो 2 इंटू 2 यानी 4-1 करेंगे 3 आ जाएगा, बाकी चीजें एज इट इज हो जाएंगी, है ना। तो इस तरह से ये जितने भी फोकल लेंथ जोन प्लेट के पॉसिबल है वो सभी फोकल लेंथ इस फार्मूले में आएंगे। ये जस्ट एक स्पेशल केस बन गया, ये क्या बन गया, जनरल फार्मूला ये है, स्पेशल केस ये है। और इसमें जो m है वो क्या बता रहा है, ऑर्डर ऑफ फोकल लेंथ, कि कौन सा फोकल लेंथ निकालना है, ऑर्डर ऑफ फोकल लेंथ, पहला कि दूसरा कि तीसरा। और स्मॉल n क्या बता रहा है, स्मॉल n ये बता रहा है कि कौन से जोन की बात कर रहे हैं, कौन से जोन की, मतलब हर जोन के भी कई फोकल लेंथ पॉसिबल है, हर जोन के भी कई फोकल लेंथ पॉसिबल है। तो ये आपका बताएगा ऑर्डर ऑफ जोन, पहले जोन का फोकल लेंथ निकालना है, पहले जोन का पहला फोकल लेंथ, दूसरे जोन का तीसरा फोकल लेंथ, जो भी निकालना है वो निकाल सकते हैं। अगर कभी ये दिया जाए आपको कि फोकल लेंथ निकालिए कौन सा, फर्स्ट वाला, तो फर्स्ट फोकल लेंथ निकालते टाइम यहाँ पर 1 रखेंगे तो ये वैल्यू आएगी। इसमें अगर ये ना दिया जाए कौन से जोन की बात हो रही, कौन से जोन की बात हो रही, अगर ये नहीं मेंशन किया जाता है तो अपने मन से हमेशा 1 लेके चलना है कि फर्स्ट जोन। अगर ये भी नहीं दिया जाता है कौन सा फोकल लेंथ, तो फर्स्ट फोकल लेंथ। मतलब जब आपको ये कोई भी ऑर्डर मेंशन ना किया जाए, तो ये क्रम अगर मेंशन ना किया जाए तो अपने मन से हमेशा 1 वाला मेन सबसे जो केस होता है वो n की वैल्यू या m की वैल्यू 1 लेकर के ही सॉल्व करना है इसको, ठीक है। सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग तो इसका ये फार्मूला ही था फोकल लेंथ का। अब एक लास्ट टॉपिक बचा है, हम कॉन्वेक्स लेंस को, क्योंकि हमने देखा कि जो हमारा जोन प्लेट है, हमने कहा कि जोन प्लेट का जो इक्वेशन निकल के आया वो इस लेंस की तरह निकल के आया, और जोन प्लेट जो है वो लेंस की तरह लाइट को कन्वर्ज भी कर रहा है। तो कुल मिला के हम कहना चाह रहे हैं कि जोन प्लेट कॉन्वेक्स लेंस की तरह होता है या बिहेव करता है। लेकिन क्या सब कुछ सेम है या कुछ डिसिमिलरिटी भी है, तो हम यहाँ पर एक टेबल बनाएंगे और उसी टेबल में ही पूरी कहानी को कर लेंगे, और यही हमारा एकदम लास्ट टॉपिक है, लास्ट स्लाइड है, इसी में ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। इधर हम लिख रहे हैं अपना ये जोन प्लेट इधर लिख देते हैं, और यहां पर हम लिख देते हैं कॉन्वेक्स लेंस, कंपेयर करते हैं जोन प्लेट और कॉन्वेक्स लेंस दोनों को कंपेयर करते हैं।
ठीक है, तो सबसे पहला कंपैरिजन ये है जोन प्लेट और फोकल लेंथ में। अभी हम सिमिलरिटी की बात करें अगर, तो सिमिलर दोनों में क्या है कि देखिए जोन प्लेट में जो फोकल लेंथ आप निकाल रहे हैं वो आप क्या लिख रहे हैं कि आर एन स्क्वायर अपान में यहाँ 2m माइनस में 1, यहाँ n और उसके बाद में लैम्डा। इसमें फोकल लेंथ निकालते हैं तो आप लिखते हैं 1 अपान एफ इज इक्वल टू म्यू माइनस में 1 और 1 अपान R1 माइनस में 1 अपान R2 लेंस मेकर फार्मूला यूज करते हैं। यहाँ पर हमें साफ साफ दिख रहा है कि फोकल लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपान लैम्डा। और अगर आप म्यू की जगह की बात करें तो आपको पता है म्यू इक्वल टू सी अपान बी। म्यू इक्वल टू क्या होता है, सी अपान बी। और आप अगर म्यू की जगह पर लैम्डा को यूज करें, म्यू इक्वल टू क्या होता है, सी अपान लैम्डा। या वी की जगह पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू को हमें लैम्डा से क्या करना है, कनेक्ट करना है। म्यू को हमें लैम्डा से कनेक्ट करना है, तो आप बताइए म्यू को लैम्डा से कनेक्ट करना है तो म्यू इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी बाई लैम्डा स्क्वायर। ए प्लस बी बाई लैम्डा स्क्वायर, यानी आपको यहां से क्या रिलेशन मिलेगा कि हायर इज लैम्डा, यानी अगर म्यू की जगह पर ए प्लस बी बाई लैम्डा स्क्वायर अपान में आएगा तो जितना ज्यादा लैम्डा उतना ज्यादा एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा एक तरह से, यानी हायर दी लैम्डा हायर इज दी फोकल लेंथ, यानी एक तरह से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आप कह सकते हैं, लेकिन वो टर्म यूज नहीं करेंगे हम यहाँ, तो प्रॉपर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी इसका मीनिंग क्या निकल के आ रहा है, जितना ज्यादा वेवलेंथ उतना कम फोकल लेंथ, जितना ज्यादा वेवलेंथ उतना कम फोकल लेंथ। कुल मिलाकर के एक बात तो क्लियर है, पॉइंट नंबर 1 में सिमिलरिटी अगर हम बात करें तो सिमिलरिटी दोनों का यही है कि दोनों में ही जोन प्लेट का भी फोकल लेंथ और कॉन्वेक्स लेंथ का भी फोकल लेंथ वेवलेंथ डिपेंडेंट होता है। कुल मिला के आसान भाषा में कहें कि तो फोकल लेंथ जो है लैम्डा डिपेंडेंट है कि नहीं, ये पहली सिमिलरिटी आप बोल सकते हैं कि नहीं। दोनों में जो फोकल लेंथ है वो लैम्डा डिपेंडेंट तो है। अब वो अलग बात है कि अलग अलग तरीके से डिपेंड कर रहा है। अलग अलग तरीके से डिपेंड का मतलब ये कह रहा है जितना ज्यादा वेवलेंथ उतना कम फोकल लेंथ। तो आपको पता है रेड का वेवलेंथ सबसे ज्यादा होता है, वायलेट का फोकल लेंथ वेवलेंथ सबसे कम होता है। तो इसकी वजह से क्या होगा, जिस कलर का वेवलेंथ ज्यादा उस कलर का फोकल लेंथ कम, रेड का फोकल लेंथ कम और वायलेट का फोकल लेंथ ज्यादा। मतलब अगर आप व्हाइट लाइट डालते हैं तो व्हाइट लाइट की वजह से वायलेट का इमेज दूर बनेगा और रेड का इमेज पहले बनेगा, जबकि लेंस में क्या होगा, जितना ज्यादा वेवलेंथ उतना ज्यादा फोकल लेंथ। तो यानी आपको यहां पर मिलेगा एफ आर इज ग्रेटर देन एफ आर वी, है ना। रेड का वेवलेंथ ज्यादा है तो रेड का फोकल लेंथ भी ज्यादा हो जाएगा। दोनों में बिल्कुल अपोजिट टाइप का रिजल्ट मिला है। दोनों में क्या मिला है, बिल्कुल अपोजिट टाइप का रिजल्ट मिला है, लेकिन कुल मिलाकर के वेवलेंथ के ऊपर डिपेंड तो कर रहा है। पहला पॉइंट तो यही था। दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट हम इसी बात को लिख ले रहे हैं कि ये कह रहे हैं कि एफ आर लेस देन एफ वी होगा, और ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं एफ आर ग्रेटर देन एफ वी होगा। जब अलग अलग कलर की लाइट का इमेज अलग अलग जगह पर बने तो इस प्रॉब्लम को हम क्रोमेटिक अबेरेशन बोलते हैं। यानी दोनों में ही हमारा जो इमेज बनेगा उसमें क्रोमेटिक अबेरेशन होगा। व्हाइट लाइट की वजह से इमेज एक जगह पर नहीं बनेगा, फैला हुआ डिस्टॉर्टेड इमेज बनेगा, ब्लर इमेज बनेगा। तो यहां पर भी और यहां पर भी क्रोमेटिक अबेरेशन की प्रॉब्लम है। क्रोमेटिक अबेरेशन की प्रॉब्लम दोनों में है, दोनों में फोकल लेंथ वेवलेंथ डिपेंडेंट होता है। ये दो सिमिलरिटी हो गई। सिमिलरिटी नंबर 3 की बात करें, सिमिलरिटी नंबर 3 की अगर बात करें तो ये है कि दोनों में जो इमेज बनता है लाइट रे के वहां पहुंचने की वजह से बनता है, मतलब वर्चुअल केस नहीं है। दोनों में इमेज कैसा बन रहा है, रियल इमेज बन रहा है। दोनों में रियल इमेज बनता है, दोनों में रियल इमेज बनता है। ठीक है, ये तो हो गई बात सिमिलरिटी की। अब डिसिमिलरिटी में भी 3 छोटे छोटे पॉइंट हैं, वो देख लेते हैं, बस ये खत्म हो जाएगा। डिसिमिलरिटी में 3 पॉइंट है। ये हमारा जोन प्लेट और ये है हमारा कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, डिसिमिलरिटी में ये है कि इसमें जो इमेज बनता है, इमेज इज फॉर्म्ड ड्यू टू, इमेज इज फॉर्म्ड बाय डिफ्रैक्शन। इसमें जो प्रतिबिंब बनता है जोन प्लेट में वो डिफ्रैक्शन की वजह से प्रतिबिंब बनता है। इमेज इज फॉर्म्ड बाय डिफ्रैक्शन। ठीक है, और इसमें जो इमेज बनता है वो बनता है, इमेज इज फॉर्म्ड बाय, लेंस में इमेज इज फॉर्म्ड बाय रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन की वजह से इमेज बनता है।
ठीक है। और उसके बाद ये तो फोर्थ पॉइंट था, यहां भी लिख लेते हैं, फोर्थ पॉइंट है। फिफ्थ पॉइंट क्या है? फिफ्थ पॉइंट ये है कि इसमें जो आपका इमेज वो है, इसमें जो इमेज बनता है, जैसे कॉन्वेक्स लेंस में क्या है, एक ही फोकस होता है, और एक ही फोकस होने की वजह से पूरी लाइट एक ही जगह पर जाके इकट्ठा होती है, तो काफी इंटेंस होती है। इसमें बहुत सारे फोकस हैं, तो लाइट कई अलग अलग जगहों पर फोकस होती है, तो यहाँ पर इमेज की जो इंटेंसिटी है वो कम होती है, लेस इंटेंसिटी। यहां पर जो इमेज की इंटेंसिटी होगी वो मोर होगी, ज्यादा होगी, हाई इंटेंसिटी। ठीक है। और आखिरी पॉइंट नंबर 6, पॉइंट नंबर 6 क्या है? इसमें होता है मल्टीपल फोकाई। इसके एक से ज्यादा फोकस हैं, आपने देख लिया, अलग अलग वैल्यू आप m और n की रखेंगे तो अलग अलग फोकस निकल के आएगा। इसमें एक ही फोकस होता है, सिंगल फोकस, सिंगल फोकस मल्टीपल फोकाई। ठीक है। ये था आपका टॉपिक जोन प्लेट। सब कुछ पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। इसके बाहर अब अगर बहुत अनर्थ ही होना है और किस्मत बहुत ही खराब है तो इसके बाहर कुछ हो सकता है, अदरवाइज आप सारे क्वेश्चन जितने भी प्रीवियस ईयर के आए हैं, आप पूरे डिफ्रैक्शन का, जो पिछले 3 डिफ्रैक्शन आपने पढ़े वो, और ये जोन प्लेट, फ्रेस्नेल हाफ पीरियड जोन्स, ये सब मिला करके आप ट्राई करके देख लीजिए। 99% न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएंगे, कोई एक दो बचेगा तो उतना प्रॉब्लम हमेशा रहता है, थोड़ा एफर्ट करने पर वो भी सॉल्व हो जाएगा। डिफ्रैक्शन के अंदर अभी हम रिजॉल्विंग पावर को लेकर थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे। रेले क्राइटेरिया ऑफ रिजोल्यूशन टॉपिक दिया हुआ है, वो हम पढ़ेंगे, मतलब उन सब का बेसिक हम पहले ही पढ़ चुके हैं, बस उसको एक बार समअप करना है प्रॉपर। और एक टॉपिक आपका है स्ट्रेट एज की वजह से, अगर कोई सीधा एक कॉर्नर हो, सीधा एक कोई ऑब्स्टेकल आ जाए, तो उसकी वजह से जो फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन की कैटेगरी का हमारा एग्जांपल है वो हमें पढ़ना है। डेरिवेशन बिल्कुल नहीं करेंगे, सिर्फ कंडीशन लिखेंगे, मैक्सिमा और मिनिमा की क्या कंडीशन बनती है, क्या फार्मूला होता है, सिर्फ ये बात हम डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। तो अगली एक और क्लास हमारी लगभग 1.5 से 2 घंटे के आसपास थियरी वाली क्लास होगी, उसके बाद हम इनको मिलाकर एक न्यूमेरिकल कर सकते हैं, फिर हम पोलराइजेशन टॉपिक में आएंगे। और उससे पहले अगर आप कहेंगे तो हम एक समरी की क्लास लेंगे, जिसमें हम पूरा डिफ्रैक्शन जितना भी अभी तक हमने पढ़ा वो पूरा डिफ्रैक्शन हम समअप करेंगे इसी पीपीटी के थ्रू में, और उसके बाद फिर हम नए टॉपिक में इंटर करेंगे जो कि हमारा लास्ट टॉपिक होगा, पोलराइजेशन। ठीक है, चलिए। चलिए, कल कल भी क्लास इसी टाइम होगी। देखिए मॉर्निंग में थोड़ा मुझे मुश्किल हो रहा है अभी कवर करना, आगे हम कोशिश करेंगे, अगर मॉर्निंग में पॉसिबल होगा तो हम ऐसा भी करेंगे आगे कि एक दिन में 2 क्लास ले लें, एक मॉर्निंग में 8 बजे के आसपास और एक आपका 3 बजे के आसपास। लेकिन जैसे कि हमने आपको लेट्स टॉक के अंदर बताया था, मुझे भी काफी प्रॉब्लम हो रही बोलने में, और इस वजह से, और शाम को क्लास भी होती है, तो लगातार दिन भर क्लास होने की वजह से सुबह तुरंत बोल पाना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, इस वजह से सुबह क्लास नहीं ले पा रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि सुबह कोई क्लास ही नहीं होगी, एक तरह से ये टाइम आपका दोनों ही फिक्स है, 8 बजे और ये 3 बजे का दोनों टाइम आपकी बैच के लिए फिक्स है। जब अगर ऐसा पॉसिबल होने लगेगा तो हम दोनों ही टाइम पर क्लास आपकी लेंगे, एक 8 बजे भी क्लास ले सकते हैं, 3 बजे भी ले सकते हैं, बट अभी पॉसिबल नहीं है, तो अभी 3 बजे ही कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है ना। तो कल वाली क्लास भी इसी टाइम पर होगी। कोई भी अगर चेंज होता है, जैसे कोई और क्लास की वजह से या किसी और रीजन की वजह से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, तो वो ग्रुप में आपको अपडेट करते रहेंगे, व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर आप लोग जुड़े हुए हैं, वहां पर आपको पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए आज की इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलेंगे आपसे अगली क्लास में, तब तक पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। ओके, थैंक यू।